हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मानता हूं कि मुझसे थोड़ा देर हो गई थी वीडियो डालने में। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन ये जो वीडियो आपको मैं लेकर के आया हूं, ये बहुत फ़ायदा देने वाली है आपको एग्ज़ाम्स में। क्योंकि ये जो नोट्स हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन्हें मैंने एनसीईआरटी की बुक और बहुत सारी जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उनको पढ़ करके बनाया है। इस वीडियो में इस चैप्टर से आपको ये जो नोट्स हैं ये पूरे नहीं पढ़ने हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो जो चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको बस वही पढ़ना है, बाकी नोट्स आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं। जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ बस आपको वही पढ़ना है। और ट्रस्ट मी, अगर थोड़ा सा भरोसा है तो बिलीव करिए, आपका एग्ज़ाम इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन देगा तो वही क्वेश्चन देगा जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ से हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, इकोसिस्टम हमें पढ़ना है। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग। इकोसिस्टम वो होता है जिसमें सारी लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म हो गया। अदर ऑर्गेनिज्म का मतलब आपका इंसान हो गया, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, चींटी हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, इंसेक्ट हो गए। तो एन इको सिस्टम इंक्लूड्स यानी शामिल होता है उसके अंदर, इंक्लूड्स माने शामिल होना, ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स इन ए गिवन एरिया। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना हमारे, ये इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है इंटरेक्टिंग, आपको दिख रहा होगा, INTERACTING। इसका मतलब होता है डिपेंड होना, दूसरे पर डिपेंड होना। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग थिंग कौन कौन से होते हैं, प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं ये डिपेंड होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं किस पर, नॉन लिविंग थिंग्स पर। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स, हम नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं, जिनमें जान नहीं होती, जैसे मौसम यानी वेदर, धरती, सूरज, मिट्टी, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, बारिश यानी रेन, मिनरल्स, ये सब आपके होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो इकोसिस्टम उसे कहते हैं जिसके अंदर लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि इकोसिस्टम उसे कहते हैं जिसके अंदर लिविंग थिंग्स भी हो और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके घर का। आप मान लीजिए अभी आप घर पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो घर पे आप लोग भी होंगे। ठीक है, वाटर भी होगा यानी पानी भी होगा पीने के लिए। तो वाटर जो है वो हो गया नॉन लिविंग थिंग, आप लोग हो गए लिविंग थिंग। क्या पता आपके घर पे कोई पेट भी हो, आपका पालतू कुत्ता हो या बिल्ली हो सकता है ना भी हो, अगर है तो वो भी हो जाएगा लिविंग थिंग। ठीक है, आपके घर पे क्या पता आपका मान लो फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, ये सब नॉन लिविंग थिंग हो जाएंगी। ठीक है, बाकी मिट्टी तो आपकी गली में होगी, तो वो आपका मान लो सॉइल हो जाएगा, वो नॉन लिविंग थिंग हो जाएंगी। मतलब ओवरऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो घर है वो एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है। बस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं। अब आपका जो स्कूल है उसमें लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है। लिविंग थिंग कौन है स्कूल के अंदर, प्लांट्स हो गए, आप लोग खुद हो गए। ठीक है, ये लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग कौन सी है, नॉन लिविंग स्कूल के अंदर है आपका मान लो पानी हो गया, ठीक है, आपका चेयर हो गया, स्टूल्स हो गए, वाइट बोर्ड हो गया। ठीक है, ये सब हो गए नॉन लिविंग थिंग। और ना सभी एक दूसरे पे डिपेंड हैं। जिस दिन स्कूल की छुट्टी रहती है उस दिन कोई भी स्टूल की बेंचेस पे, चेयरों पे बैठने के लिए नहीं जाता, वो खाली रहती हैं, यानी वो भी आप पे डिपेंड है। जो बेंचेस हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं स्कूल की, वो आप पर डिपेंड है कि आप जाएंगे स्कूल तब उन पर कोई बैठेगा। और आप भी डिपेंड हो उन बेंचेस पे, क्योंकि अगर वो बेंचेस नहीं होंगी तो आपको बैठने की स्कूल में अच्छी जगह नहीं मिलेगी। तो इकोसिस्टम एक अच्छा वो होता है जिसके अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों इंक्लूड होती हैं, यानी शामिल होती हैं। और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, यानी इंटरेक्ट होती हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं अब हम। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पर पढ़ना है बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, बैक्टीरिया, फंगी फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगी हैं और एक्सेट्रा। एक्सेट्रा माने इंसेक्ट हो गया, फिशेस हो गई, बर्ड्स हो गई, ये सभी आपके हैं लिविंग, इनको कहते हैं अपन लोग बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, वेदर, जितना भी लिखा पड़ा है सब आपके होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स।
एग्जाम में वो आपसे दो एग्जाम्पल पूछ सकता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स के दो एग्जाम्पल बता दो, आप बता देना केवल एग्जाम्पल, डेफिनेशन वो ट्रस्ट मी नहीं पूछने वाला आपसे। एबायोटिक कंपोनेंट्स की भी आपसे दो एग्जाम्पल पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन वो नहीं पूछने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनके अलावा जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उन्हें नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए। और यहाँ से हमें जो है मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ से हमें थोड़ा सा पढ़ना है नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ऑन, उसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, लेक, ओशियन। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसे कहते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन। होम भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, हाउस हमारा। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, इकोसिस्टम का मतलब मैंने बताया था, अभी मैंने आपको इकोसिस्टम का मतलब बताया था ना। देखिए, मैंने आपको इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पे बताया था कि जिसमें लिविंग थिंग्स भी होते हैं और जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, दोनों होते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी इंटरेक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? तो देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर लिविंग थिंग भी हो और नॉन लिविंग थिंग भी हो, लेकिन दोनों ही दोनों नेचुरल हो, यानी कि ऐसा इकोसिस्टम जिसे हमने ना बनाया हो। जैसे मान लो घर है हमारा, मैंने कहा था हमारा घर जो एक इकोसिस्टम है, लेकिन उसे तो हमने बनाया है ना। स्कूल हमारा, मैंने बोला था इकोसिस्टम है, बट उसे तो हमने बनाया है ना, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएगा, यानी मेन मेड इकोसिस्टम कहलाएगा वो। जो हमारा घर है, जो हमारा स्कूल है, जो हमारे खेत हैं, क्रॉप फील्ड, जो हमारा एक्वेरियम है। एक्वेरियम क्या होता है? AQUARIUM, जिसके अंदर मछलियाँ तैरती हैं। एक होता है ना कांच का डिब्बा होता है, उसे रख देते हैं दुकानों में या घरों में, मछलियाँ उसमें तैरती हैं, उसे एक्वेरियम कहते हैं। तो ये भी एक आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, सब मैन मेड इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों हैं। लेकिन एक्वेरियम हो गया, घर हो गया, हमारा स्कूल हो गया, गार्डन हो गया, ये सब आर्टिफिशियल है, हमने बनाया है इस इकोसिस्टम को, और हम बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना मैम, वो ना हम नहीं बनाते। ठीक है, उसको कौन बनाता है? तो उसको बनाते हैं भगवान। ठीक है, हम नहीं बनाते, उसे गॉड बनाते हैं नेचुरल इकोसिस्टम को। जैसे कि फॉरेस्ट यानी जंगल। हाँ, हो सकता है कि कुछ जंगल हमने भी बनाए हों अपने आप, सरकार ने कुछ जंगल बनाए, जैसे जैसे शेर को बचाने के लिए, शेर बहुत मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए सरकार ने जंगल बना लिए हैं, तो वो बात अलग है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं नेचुरल जंगल की, जो कि खुद बने हुए हैं पहले से ही, जैसे अमेजन फॉरेस्ट। ऐसे ही कोई समुंदर है, कोई लेक है, कोई नदी भी हो सकता है, रिवर, इसमें दिया नहीं रिवर का एग्जाम्पल, आप वो भी ले सकते हो। ये सब है नेचुरल इकोसिस्टम। अच्छा, एग्जाम में क्या आएगा भाई? एग्जाम में नेचुरल इकोसिस्टम के दो एग्जाम्पल पूछ सकता है, आर्टिफिशियल के दो एग्जाम्पल पूछ सकता है। बाकी इसमें से डेफिनेशन तो इसकी वो पूछेगा नहीं। ठीक है, आगे आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम इन वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक, ओशियन लिखा नहीं है, आप ओशियन भी इसमें मान सकते हो। ऐसा इकोसिस्टम जो कि पानी के अंदर होता है, यानी अगर पानी के अंदर लिविंग थिंग्स भी हो और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो, तो उस इकोसिस्टम को बोलते हैं अपन लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक हम नदी का एग्जांपल लेते हैं, रिवर का। मान लो हमने लिया गंगा रिवर। ठीक है, अब गंगा रिवर जो है उसमें मगरमच्छ रहते हैं, मछलियाँ भी रहती हैं, तो वो लिविंग हो गए। और उसके अंदर मिट्टी भी है, गंगा रिवर के अंदर मिट्टी भी है, सॉइल भी है। ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग हो गई। तो लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है। और मछली और मगरमच्छ दोनों को मिट्टी चाहिए, क्योंकि मिट्टी पे पौधे उगते हैं, मछली उसे खाती हैं। पौधे के अंदर मतलब कुछ गंदगी होती है ना, पौधे में जो गंदगी चिपक जाती है मछली उसे खा लेती है कई बार। पौधा तो नहीं खाती हैं मछलियाँ, बट जो गंदगी चिपक जाती है पौधे में, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें खा लेती हैं। और मगरमच्छ को रात मान लो अगर सोना है नदी के बाहर तो सो लेगा वो। अब उसे नदी के अंदर सोना है तो कहाँ सोता है मगरमच्छ? वो नदी के अंदर जो ज़मीन होती है ना, वहाँ जाके आराम से सो जाता है। मतलब नदी के अंदर आपका लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है, दोनों हैं, समझ रहे हो? तो वो कहलाएगा आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि नदी के अंदर है। ऐसे ही आपका है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। धरती के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम हैं, जितने भी, वो सब कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। चाहे फिर वो मैन मेड हो यानी आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, जैसे कि चाहे जंगल हो, चाहे हमारा घर हो, स्कूल हो, वो सब कहलाएंगे आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना इसको भी। ओके, और यहाँ से भी इसको नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना।
ठीक है, ओके, यहाँ से भी इसको पढ़ लेते हैं, चलो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई डू वी नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है इकोसिस्टम की, वाई शुड बी प्रोटेक्टेड, हमें इसे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए। एक बार में 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि हम इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, नीड माने ज़रूरत होता है, और प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, कि हमें इसे बचाना क्यों चाहिए इकोसिस्टम को, अगर इकोसिस्टम को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि आपका घर एक इकोसिस्टम है, आपका स्कूल एक इकोसिस्टम है, आपका घर एक इकोसिस्टम है। अगर आप उसे नहीं बचाओगे इकोसिस्टम को, घर टूट जाएगा तो क्या होगा, कहाँ रहोगे भाई, यानी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ना। मैंने बताया आपको कि जो जंगल है, फॉरेस्ट, वो भी एक इकोसिस्टम होते हैं। अब अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो लकड़ी कहाँ से लाओगे भाई, और प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी आपको। यानी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना तो बहुत ज़रूरी है, और यहीं से इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है हमें। फिर भी एक बार आंसर हम पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम इज वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, आप वाइटल की जगह इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। इकोसिस्टम इज वाइटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई करना, इंसान की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम, एंड सर्वाइवल, जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एज का मतलब यहाँ पर है बिकॉज से, बिकॉज की जगह मैंने यहाँ पे एज लिखा हुआ है, तो एज माने बिकॉज, यानी क्योंकि। इट प्रोवाइड, इट माने यहाँ पे इकोसिस्टम से ही है, क्योंकि इकोसिस्टम प्रोवाइड अस इजेंटियल, इजेंटियल मतलब होता है ज़रूरी, यहाँ पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट्स एंड बेनिफिट्स, इकोसिस्टम इंसान की भलाई के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट यानी एसेंशियल चीज़ें, प्रोडक्ट माने चीज़ें इंसान को देता है। जैसे मकान आपको रहने की जगह देगा, ये एसेंशियल चीज़ हो गई मकान की, तो जंगल आपको लकड़ी देंगे, ये एसेंशियल प्रोडक्ट हो गए जंगल के, तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा इट माने इकोसिस्टम, इट प्रोवाइड्स एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को कंपाउंडेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है आपका इकोसिस्टम का, कि जो इकोसिस्टम है ना, वो बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही चीज़ों को अपने में शामिल करके रखता है। सर ये बायोटिक और अबायोटिक, अभी देखो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बायोटिक अबायोटिक के बारे में आपको मैंने बताया था। देखो ये रहा बायोटिक का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एनिमल्स, ह्यूमन, बैक्टीरिया, प्लांट्स। और अबायोटिक का मतलब आपको मैंने बताया था वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, वेदर, अर्थ। दोबारा देख लेना वीडियो पीछे जा करके आप, इनका मीनिंग क्या था। ये दोनों ही चीज़ें इकोसिस्टम में पाई जाती हैं, तो वही यहाँ पे लिखा पड़ा है इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर, इकोसिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कि इट प्रोवाइड एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट इसका हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ पॉइंट भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और सिक्स पॉइंट भी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अगर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, पहला हिस्सा। दूसरा है व्हाई डू वी नीड इकोसिस्टम, उसकी ज़रूरत क्यों है। तीसरा है व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, हमें उसको बचाने की ज़रूरत क्यों है। 3 क्वेश्चन है, और तीनों के आंसर में आपको ये 2 पॉइंट लिखने जो आपको मैंने समझाए हैं बस, अगर आता है तो, ठीक है, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है। अब 2 चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, कि प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं और कंज्यूमर्स किसे कहते हैं। देखिए जितने भी प्लांट है धरती पे, जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, चाहे वो नीम का पेड़ हो, जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, वो सारे आपके प्रोड्यूसर हैं। लेकिन बैक्टीरिया भी लिखा पड़ा है यहाँ पे ना, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया आपके प्रोड्यूसर नहीं है। पहली बात तो कई बार हम ये एग्जाम में गलत कर देते हैं, वैसे आज तक तो ये क्वेश्चन एक ही बार आया है एग्जाम में प्रोड्यूसर के बारे में, कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर, बट फिर भी बता देता हूँ कि सारे पेड़ हमारे प्रोड्यूसर हैं, बट सारे बैक्टीरिया हमारे प्रोड्यूसर नहीं है। बैक्टीरिया में केवल ब्लू ग्रीन एल्गे जो लिखा पड़ा है यहाँ पर, ब्लू ग्रीन एल्गे, यही हमारा जो है प्रोड्यूसर है, बाकी कोई भी हमारा प्रोड्यूसर नहीं है। पेड़ यानी प्लांट हमारे सारे प्रोड्यूसर होते हैं, और जो प्रोड्यूसर होते हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं होते, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि सर हमारी मम्मी भी तो खाना खुद बनाती है, हम लोग भी तो घर पे खाना खुद बनाते हैं। यार समझ नहीं रहे, हम लोग खाना खुद बना तो रहे हैं, लेकिन हम किसी से लेके बना रहे हैं ना, हम वो खाना प्लांट से लेके बना रहे हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो खाना किसी से लेते नहीं हैं, वो खुद बनाते हैं उसे, प्लांट खुद बनाते हैं। आप बोलोगे सर वो तो सूरज से धूप लेते हैं,
वो तो सूरज से धूप लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 लेते हैं, हवा से बहुत कुछ लेते हैं, पानी लेते हैं। यार देखो, वो खाना थोड़ी ना ले रहे हैं, वो उसे बना रहे हैं। हमने तो सब्जी ले ली है बनाने के लिए किचन में, तो हमने तो खाना ले लिया है ना बनाने के लिए। समझ रहे हो? बस इतना कंफ्यूज नहीं होना, समझ लो कि प्रोड्यूसर वो होते हैं जिसमें प्लांट आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं, और साथ ही साथ ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब कंज्यूमर कैसे कहते हैं, मैं बहुत सिंपल से बता रहा हूँ मैं आपको। प्लांट सारे छोड़ दो और बैक्टीरिया सिर्फ एक छोड़ दो, ब्लू ग्रीन एल्गे। सारे प्लांट छोड़ दो और सिर्फ एक बैक्टीरिया छोड़ दो, ब्लू ग्रीन एल्गे। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो कुछ भी हो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं। वो सारी की सारी आपकी हैं कंज्यूमर्स। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और जो कंज्यूमर्स होते हैं ये प्रोड्यूसर्स माने आपको मैंने बताया था ना, प्लांट और ब्लू एल्गे, इन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है? कंज्यूमर्स जो होते हैं। अब थोड़ा सा इसके टाइप्स भी लिखे पड़े हैं यहाँ पे कंज्यूमर्स के। पहले होते हैं हर्बीवोरस कंज्यूमर, मैंने बताया था आपको कि गॉड, डियर, काऊ जो केवल प्लांट खाते हैं। दूसरे होते हैं कार्निवोरस जो दोनों खा लेते हैं, सॉरी दोनों नहीं खाते, केवल मीट खाते हैं, उसे बोलते हैं कार्निवोरस। फिर होते हैं ओमनीवोरस जो दोनों खा लेते हैं, प्लांट को भी और एनिमल को भी। मतलब ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं। हर्बीवोरस वो थे जो केवल प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस वो थे जो केवल मीट खाते हैं, ओमनीवोरस वो हैं जो दोनों खा लेते हैं। पैरासाइट कौन से होते हैं? पैरासाइट क्या होते हैं आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, इसके एग्जाम्पल पूछेगा। तो पैरासाइट के 2 एग्जाम्पल याद कर लो, कैस्कटा और लाइस। ओमनीवोरस के 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, ह्यूमन और डॉग। कार्निवोरस के एग्जाम्पल याद कर लेना, टाइगर एंड क्रोकोडाइल। हर्बीवोरस के गोट, डियर, काऊ, और भी हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, सबसे बड़ा टॉपिक आ गया यहाँ पर आपके सामने, ठीक है? सबसे बड़ा टॉपिक आ गया यहाँ पे आपके सामने। डिकम्पोजर्स भाई क्या होते हैं? भाई मेरा मानना है कि पेपर में आने का चांस है, ठीक है भाई? तो फटाफट से सीधे बैठ जाओ, एकदम कमर एकदम सीधी करके। हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजर्स कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है इतना छोटा कीड़ा, इतना छोटा कीड़ा कि वो दिखाई नहीं देगा आपको। तो डिकम्पोजर्स होते हैं, पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंपेराइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो एक माइक्रोजम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आप उन्हें बैक्टीरिया और फंगी की साइज़ की तरह मान सकते हो कि जितना बड़ा साइज़ फंगी और बैक्टीरिया का होता है, लगभग उतना ही बड़ा साइज़ डिकम्पोजर्स का भी होता है। अच्छा, इनका काम क्या होता है? तो ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको मैंने बताया था, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड, स्नेक। तो जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, जो प्लांट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, है ना, ये जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, अब आप सोचो कि इंसान जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या ही निकालेगा भाई। यार टॉयलेट करते हैं हम लोग, लैट्रिन करते हैं, सॉरी ऑकवर्ड थोड़ा लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ तो ये सब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट ही तो हैं, ठीक है? सर इसको ये कैसे ख़त्म करते हैं खा करके? अरे यार, हम तो सुबह फ्रेश होने चले जाते हैं अपने बाथरूम के अंदर, लैट्रिन में फ्रेश होने चले जाते हैं। आजकल तो सबके घरों में लैट्रिन टैंक बन गए हैं, सारा सारा लैट्रिन टैंक में चला जाता है हमारा गंदगी जो होता है, वेस्ट होता है, ठीक है? लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। अब तो गाँव में भी होने लगा है, बट अभी तक नहीं होता था। पहले क्या होता था, गाँव में लोग खेत में जाते थे लैट्रिन करने के लिए। अब कोई खेत में लैट्रिन करने चला गया, आप खेत में लैट्रिन करने गए, मतलब कोई भी गया, फिर वो देखो 10-12 दिन बाद जाके तो वहाँ पे आपको लैट्रिन नहीं दिखाई देगी। आप बोलोगे सूख गई। अरे सूख के उड़ थोड़ी ना जाएगी, पानी थोड़ी ना है, लैट्रिन है भाई, उड़ जाएगी क्या हवा में? लैट्रिन है, उड़ जाएगी क्या? पानी होता चलो एवेपोरेट हो जाता, वो थोड़ा ना उड़ जाएगी लैट्रिन। तो वो कहाँ गई? 10-12 दिन के बाद जब आपने जाके देखा वहाँ पे नहीं दिखाई दी आपको। एक्चुअली ऐसा हुआ कि जो डिकम्पोजर्स हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं माइक्रोजम, ये उड़ते रहते हैं हवा में, तो इन्हें दिख जाता है ऑर्गेनिज्म का वेस्ट। जैसे हमारा वेस्ट जो आपको मैंने बताया लैट्रिन है, इन्हें वो वेस्ट दिख जाता है, तो ये वहाँ जाते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। खाते मतलब उसको एक छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ देना।
ये उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मतलब ये इन्वायरमेंट को एकदम साफ कर देते हैं, वरना तो बदबू बदबू फैल जाए। सोचो जरा, अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे ना और हम कोई लैट्रिन करके आए हैं, हम जा रहे हैं 2 महीने बाद देखने की लैट्रिन तब भी वहीं रखी हुई है इतनी बदबू आएगी, क्या ही बताऊँ मैं आपको, समझ रहे हो। तो ये तो मैंने बात की है ह्यूमंस की। ऐसी मान लो कुत्ता है, वो लैट्रिन कर देगा, बिल्ली ने लैट्रिन कर दी, ये सब लैट्रिन सूख जाती हैं, गायब कहाँ हो जाती हैं, डिकम्पोजर्स गायब करते हैं इनको। वो छोड़िए, आप तो कहोगे सर आप तो लैट्रिन के पीछे पड़ गए। ऐसा मान लीजिए कोई जानवर है, अब वो मर गया, ठीक है, अब कोई जानवर है वो मर गया, तो क्या होगा जब जानवर मर जाएगा तो उसकी बॉडी सड़ती रहेगी सड़क पे। आप लोगों ने अक्सर किसी कुत्ते को सड़क पे मरा हुआ देखा होगा, पड़ा हुआ, कभी ना कभी देखा होगा, शायद ना भी देखा हो, अब अच्छी जगह पे रहते हो तो। बट अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कुत्ता बहुत बदबू मारता है, ठीक है। लेकिन 1-2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप देखते हो तो वहाँ कुत्ते की केवल हड्डियाँ हैं, कुत्ते का मांस गायब हो चुका है और अब वो बदबू नहीं मार रहा है। तो वो मांस कहाँ गया? सड़ा हुआ कुत्ता कौन खा गया? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जो हमारी गंदगी है ना, डिकम्पोजर्स उसको साफ कर रहे हैं आप एक तरह से मान लो ना सफाई वाला, कि भैया सफाई वाले हैं, ये एकदम साफ कर देते हैं, जो भी गंदगी ह्यूमंस यानी ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं उसे ये साफ कर देते हैं, इन्वायरमेंट को एकदम क्लीन बना देते हैं ताकि कोई बीमार ना हो उस बदबू से। तो द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कंपेरिजन बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर द डिकम्पोजर्स, इनको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ना है। द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कंपेरिजन बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर द डिकम्पोजर्स, बस यहीं तक पढ़ना है। अब यहाँ से पढ़ना है, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज द गार्बेज। डिकम्पोज का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ब्रेक डाउन करके, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके उसे ख़त्म कर देना। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज यानी तोड़ देते हैं गार्बेज। गार्बेज माने कोई भी कूड़ा करकट है, यहाँ मैं प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, गार्बेज में हम यहाँ प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे हैं। गार्बेज मतलब यहाँ पे कूड़े से है, कूड़ा करकट, बट प्लास्टिक नहीं, क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोजर खा के ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि जो चीज़ें डिकम्पोजर्स खा के ख़त्म नहीं कर सकते, जब वो सड़ती रहेंगी तो उससे बीमारी फैलेंगी, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए प्लीज़ डोंट यूज़ सो मच प्लास्टिक, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें प्लास्टिक का, क्योंकि डिकम्पोजर्स भी उसे डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। फिलहाल ये गार्बेज की बात की गई है, वो गार्बेज है जो कि हमारी लैट्रिन वैट्रिन हो गई, कूड़ा करकट हो गया, या फिर मान लो किसी ने केला खा के डाल दिया, या किसी ने सब्जी सड़ी हुई डाल दी, या किसी घर में सब्जी बच गई थी एक्स्ट्रा, रात में सब्जी ज़्यादा बन गई थी, सुबह सड़ गई सब्जी तो उसे फेंक के चला गया कोई। क्योंकि अगर सब्जी सड़ जाती है या एक्स्ट्रा बन जाती है, उसे हम सड़क पे फेंक देते हैं तो उसे भी डिकम्पोजर्स खा के ख़त्म कर देते हैं। तो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज द गार्बेज एंड डेड रिमेन्स। डेड रिमेन्स का मतलब क्या होता है? डेड रिमेन्स का मतलब वही, मतलब मान लो कि अगर कोई जानवर मर गया या कोई पौधा सड़ रहा है, बदबू मार रहा है पौधा या फिर कोई जानवर, तो उसको खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं डेड रिमेन्स। तो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज द गार्बेज एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बाय डूइंग सो दे सर्व टू पर्पस। ऐसा करके वो 2 इरादे पूरे करते हैं। मतलब डिकम्पोजर्स के 2 पर्पस क्या है, 2 उद्देश्य क्या है, यानी उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। दरअसल ये यहाँ पे पर्पस की जगह आप इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो कि डिकम्पोजर्स की 2 इंपॉर्टेंस क्या है। पहली तो 1 दे रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, बर्डन माने होता है बोझ, बर्डन माने बोझ, रिड्यूस माने कम करना। 1 दे रिड्यूस द बर्डन ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। पहली बात तो वो इन्वायरमेंट का जो ऊपर जो बर्डन है, जो बोझ है, उसे वो कम कर देते हैं बाय क्लीनिंग द गार्बेज एंड डेड रिमेन्स। डेड रिमेन्स का मतलब मैं फिर से बताता हूँ, कोई मरा हुआ जानवर या पौधा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई मर गया जानवर या पौधा, या फिर कोई कूड़ा करकट कोई लैट्रिन कर गया और वो डला डला सड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो वो एक बोझ है हमारे इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, उस पर वो बोझ है यार, और इस बोझ को ये खा के ख़त्म कर देते हैं और कम कर देते हैं। दूसरा, दे चैनलाइज द रॉ मटेरियल बैक टू द इन्वायरमेंट। दे चैनलाइज द रॉ मटेरियल बैक टू द इन्वायरमेंट। ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसको ये वापस इन्वायरमेंट को देते हैं। सर ये लाइन को समझ में नहीं आ रही हमारे, थोड़ा डिटेल में बताइए सर आप। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ भी खाया, मान लो बर्गर खाया, चाउमीन खाया, सब्जी रोटी हमने खाई, तो उसके अंदर मतलब होता क्या है, हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मिनरल्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, ये सब चीज़ तो होती हैं उसके अंदर, ठीक है, समझ लो मेरी बात आप। और ये मिलती कहाँ से है, लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाओ तो कहते हैं दाल खा लो, लोग कहते हैं आयरन खाना है तो कहते हैं लोग कि पालक खा लो, समझ रहे हो, लोग कहते हैं विटामिन सी चाहिए तो संतरा खा लो, समझ रहे हो मेरी बात आप। तो इन सब में ये चीज़ मिलती है, तो हमने क्या करा, अच्छा खासा संतरा लगा हुआ था इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में संतरा के पेड़ लगा था, हमने उसका संतरा तोड़ के खा लिया, यानी हमने इन्वायरमेंट से संतरा ले लिया, यानी हमने विटामिन सी ले ली। अच्छा खासा पालक का पेड़ लगा हुआ था इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, हमने उसे तोड़ करके खा लिया, हमने मतलब पालक भी ले ली बेचारी से, बताओ, पालक मतलब उसमें जो आयरन होती है हमने वो ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमने खाना खाया, हमारा पेट, हम सुबह हम फ्रेश होने गए, हमने लैट्रिन कर ली, अब क्या होगा, उस लैट्रिन के अंदर वो फिर से बाहर निकल गया, विटामिन सी या जो भी था वो थोड़ा सी हमारे शरीर में रहता है, ये मत सोचना कि आपने संतरा खाया उसकी जो जितनी भी विटामिन सी है वो आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी आपके शरीर में, नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी आपको मिलेगी, बाकी वो वापस चली जाती है बाहर। तो उस डिकम्पोजर ने उस लैट्रिन को खा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और मिट्टी में मिला दिया, यानी जहाँ से विटामिन सी वाला संतरे का पेड़ आया था, जहाँ से पालक वाला आपका पेड़ आया था, वापस से वो चीज़ उसी में मिल गई। तो दे चैनलाइज द रॉ मटेरियल्स बैक टू द एनवायरनमेंट, ये वापस दे देते हैं एनवायरनमेंट को, जो उनसे लिया जाता है पर्यावरण से, उसको ये वापस देते हैं वापस। दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये डिकम्पोजर्स की, पेपर में यही चीज़ पूछी जाएंगी, 1 और 2। 1 दे रिड्यूस द बर्डन ऑफ एनवायरनमेंट बाय क्लीनिंग द गार्बेज एंड डेड एलिमेंट्स। 2 दे चैनलाइज द रॉ मटेरियल बैक टू द एनवायरनमेंट। पेपर में यह क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा, पहला तो कि डिकम्पोजर जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये 2 पॉइंट लिख देंगे। दूसरा ऐसे पूछा जाता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है, कि मान लो अगर डिकम्पोजर खत्म हो जाए धरती से तो क्या होगा सर, तो क्या होगा आपको पता चल चुका है, क्या होगा। पहली बात तो धरती पे एनवायरनमेंट पे बर्डन जो है, बोझ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो गार्बेज है और जो डेड रिमेन्स हैं वो क्लीन ही नहीं होंगे, और दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो एनवायरनमेंट को बैक नहीं किया जाएगा, एनवायरनमेंट खाली होता चला जाएगा आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ओहो, एक्वेरियम आ गया है यहाँ पे। एक्वेरियम किसे कहते हैं भाई, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, जिसमें मछलियाँ रहती हैं, एक कांच का डिब्बा होता है उसमें मछलियाँ रहती हैं, उसे एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से पढ़ना तो कुछ है नहीं फिलहाल, ठीक है। ओके, ओके ओके ओके, यहाँ से यहाँ पढ़ें क्या, यहाँ से पढ़ते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। एक्वेरियम जो है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब होता है जिसे हमने बनाया है और हम उसे ख़राब भी कर सकते हैं। तो एक्वेरियम जो है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, एक कांच का डिब्बा जिसमें मछलियाँ रहती हैं, एंड द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट आर सिलेक्टिव एंड मेंटेन इन आ रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट। रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि फिक्स है, मछली जो है वो कांच के डिब्बे के इस कोने से उस कोने तक तैरती हुई जाएगी, वापस वो फिर वहीं चली जाएगी जहाँ से आई है, फिर वो तैरती उस कोने तक जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, यानी मछली आज़ाद नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है इन्वायरमेंट में रह रही है। तो एक्वेरियम जो है वो आर्टिफिशियल है, पहली बात तो इकोसिस्टम, दूसरा वो रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है, तीसरा उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मछलियाँ हैं, ऑर्गेनिज्म माने मैंने आपको बताया था इंसान, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, लिविंग थिंग कोई भी हो सकता है, फिश विश सब हो सकते हैं। तो जो उसमें मछलियाँ हैं वो सिलेक्टिव हैं, यानी उन्हें सिलेक्ट करके डाला गया है। जो मछली आपको पसंद है, आप दुकान पे जब एक्वेरियम लेने जाते हो, आपको जो मछली पसंद आती है वो आप दुकानदार से बोल देते हो कि मुझे ये मछली पसंद है, वो दुकानदार वही मछली आपके में डाल देता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो एन एक्वेरियम इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट आर सिलेक्टिव एंड मेंटेन इन अ रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब यार मछली है, वो भी अपना वेस्ट निकालेगी, बाहर टॉयलेट करेगी, लैट्रिन करेगी, खाएगी, आधा मुंह में खाएगी, आधा फैलाएगी। हम लोग भी तो ऐसा करते हैं कई बार, हमेशा नहीं करते बट कई बार हमसे हो जाता है कि हम जो खाना खा रहे हैं गिर जाता है ज़मीन पे, फिर हम उसे पोंछ देते हैं। यार हमने खाना खाया, ज़मीन पे गिर गया, हमने पोंछ दिया, साफ़ कर दिया,
यार मछली ने खाना खाया, पानी में गिर गया एक्स्ट्रा खाना, वो कैसे पहुंचेगी? वो खाना कौन साफ करेगा जो पानी में गिर गया? समझे मेरी बात आप? हमने लैट्रिन करी, लैट्रिन टैंक में चली गई, हमारे घर में जो लैट्रिन टैंक बना होता है उसमें चली गई, ख़त्म। टैंकर वाला आया, उसे पैसे दिए, वो लेके चला गया, लैट्रिन को उठा के ले गया। मछली ने जो लैट्रिन करी वो कहाँ जाएगा? क्योंकि वो तो पानी में लैट्रिन करेगी जिसमें वो तैर रही है। अब मछली उस पानी में तैर भी रही है, मछली उस पानी में लैट्रिन भी कर रही है, टॉयलेट भी कर रही है, मछली उस पानी में खाने के जो खाना बच जा रहा है एक्स्ट्रा उसको फेंक भी रही है, थूक भी रही है, सब कुछ कर रही है उसमें। तो पानी तो गंदा हो ही जाएगा, समझ रहे हो? इन एन एक्वेरियम द अनईटन, बिना खाया हुआ फूड, एज वेल एज के साथ साथ द वेस्ट जनरेटेड बाय द फिशेज मिक्स विद द वाटर, वो पानी में ऐसे ही रह जाता है। एंड दिस लेफ्ट अनट्रीटेड, और ये बचा हुआ अनट्रीटेड, मतलब इसको कोई ट्रीट नहीं करता है। यानी मछली ने एक्वेरियम के अंदर जो गंद मचाई है, मछली ने जो गंद मचाई है एक्वेरियम में, उसको कोई साफ नहीं करने वाला, क्योंकि उसमें डिकम्पोजर्स नहीं होते। एक्वेरियम में डिकम्पोजर्स नहीं होते। सर एक्वेरियम में डिकम्पोजर्स क्यों नहीं होते हैं? वो कीड़े क्यों नहीं होते हैं? यार देखो मेरी बात सुनो, एक्वेरियम ना एक आर्टिफिशियल है, यानी उसे हमने बनाया एक्वेरियम को। अब हमने बनाया तो शायद हमने इतना ध्यान ना रखा हो एक्वेरियम में डिकम्पोजर्स को डालने का, क्योंकि डिकम्पोजर बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हाथ से कैसे पकड़ लोगे भाई? आप नहीं बताओ, इतने छोटे डिकम्पोजर होते हैं, आप उन्हें हाथ से कैसे पकड़ लोगे? वो तो पानी हवा कहीं भी रह सकते हैं। तो आर्टिफिशियल जो भी इकोसिस्टम होते हैं जैसे एक्वेरियम, उसमें डिकम्पोजर्स होते ही नहीं है। और डिकम्पोजर के काम है ना साफ करना एनवायरनमेंट को, वही होते हैं सफाई कर्मचारी। अब एक्वेरियम में जिसमें मछली रह रही है उसमें सफाई कर्मचारी तो हमारे हैं ही नहीं, अब क्या होगा? तो ये होगा द वेस्ट मटेरियल डज एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, कि जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाएगा पानी के अंदर और उसे टॉक्सिक का मतलब जहरीला बना देगा। इसीलिए हैंस माने अतः एन एक्वेरियम हैज़ टू बी क्लीन्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है समय समय के बाद, थोड़े थोड़े समय के बाद हमें एक्वेरियम को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर हमने ये तोता पाला है एक्वेरियम ख़रीदने का, तो हमें ही इस तोते को अब साफ़ करना पड़ेगा। वहीं हम बात करें दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड अ पॉन्ड, अगर हम बात करते हैं पॉन्ड की जैसे तालाब की, या फिर हम बात करते हैं लेक की यानी झरने की, इसमें रिवर लिखा नहीं है, रिवर की बात भी कर सकते हो, इसमें आप ओशियन या सी की बात भी कर सकते हो, समुद्र की बात भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें होती हैं, सब नेचुरल इकोसिस्टम से बनी होती हैं। दे आर नेचुरल इकोसिस्टम, हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इट इज़ बैलेंस्ड, यानी इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो खुद ही भगवान उन्हें डालता है। भगवान को पता है कि गंगा नदी में किस जगह पर मगरमच्छ डालना है, किस जगह पर मगरमच्छ नहीं डालना है। भगवान को पता है सब कुछ कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए वो भगवान है। हम लोग भगवान नहीं बन सकते माय डियर, क्योंकि हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, भगवान से गलती नहीं होती है। समझ रहे मेरी बात अब? तो द वेस्ट प्रोडक्ट इन द इकोसिस्टम सर्व एज द फूड मटेरियल फॉर द डिकम्पोजर्स। इसका मतलब यहाँ पर है कि अब जो गंद मच रही है नदी में, तालाब में, झरने में, समुंदर में, जो गंद मच रही है, जो लैट्रिन कर रही हैं मछलियाँ, जो पानी का टॉयलेट छोड़ रही हैं, जो भी खाना छूटा हुआ फैला रही हैं पानी के अंदर, वो सब डिकम्पोजर खा जाते हैं। क्योंकि डिकम्पोजर के लिए जो मछली की गंदगी होगी, जो चीज़ लैट्रिन टॉयलेट या जूठा, जो चीज़ मछली के लिए गंदगी होगी वो चीज़ डिकम्पोजर के लिए उसका खाना होगी। क्योंकि डिकम्पोजर को भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि दूसरे की गंदगी तुम खा के अपना पेट भरोगे। और नेचुरल इकोसिस्टम में यानी नदी, तालाब, इन सब में ना डिकम्पोजर्स पहले से ही पाए जाते हैं, क्योंकि भगवान ने बनाई ये सब चीज़ें। तो इससे क्या होता है? दिस इंश्योर अ बैलेंस इन द वाटर बॉडी। इससे जो पानी है उसमें बैलेंस रहता है, यानी वो ख़राब नहीं होता, हाँ उसमें नुकसान नहीं पहुंचता, पानी जहरीला नहीं होता, इससे वाटर एकदम क्लीन रहता है। तो इसलिए हमें कभी तालाब को या नदी को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक्वेरियम की अगर हम बात करें तो हमें उसे साफ़ करना पड़ता है। और पेपर में ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से ये 3 साल पहले आया था, मेरे को ऐसा जहाँ तक याद है कि 3 साल पहले क्वेश्चन ये बोर्ड में आ चुका है कि हमें एक्वेरियम साफ़ क्यों करना पड़ता है जबकि पॉन्ड हम साफ़ नहीं करते हैं।
और माय डियर ये आंसर आपको याद करना पड़ेगा। आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हो और मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब फूड चेन की बात करते हैं, ठीक है। फूड चेन किसे कहते हैं? स्मॉलर इंसेक्ट फीड ऑन ग्रीन प्लांट। छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो हरे पौधों को खाते हैं। एंड बिगर एनिमल फीड ऑन स्मॉलर वंस। जो बड़े जानवर होते हैं वो इन छोटे कीड़ों को खाते हैं। इस तरह का फीडिंग रिलेशन, फीडिंग माने खाने का, दिस फीडिंग रिलेशन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। इस तरह का खाने का संबंध इकोसिस्टम कहलाता है, सॉरी वो फूड चेन कहलाता है। तो फूड चेन का मतलब यही है कि तू उसे खाएगा तो मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे खाऊंगा तो मुझे कोई और खाएगा, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात आप? और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एग्ज़ाम में वो आपसे फूड चेन की डेफिनेशन पूछ सकता है तो आप यही लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं और से भी याद कर रखा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ओके। और फूड चेन का वो ये भी बोल सकता है कि आप मुझे फूड चेन बना के दिखाओ, मुझे फूड चेन बना के दिखाओ जिसमें 3 लोग हों, 3 चीज़ों की फूड चेन बना के दिखाओ। अगर मान लो आ गया 3 चीज़ों की फूड चेन कैसी होगी? फूड चेन की स्टार्टिंग हमेशा कोई ना कोई प्लांट से होती है, तो पहले आप लिख देंगे प्लांट, फिर उसके आगे आप एरो मार के, प्लांट के आगे एरो लगा के आप लिख देंगे 3 वाली अगर बनानी है तो डियर, फिर एरो मार के लिख देंगे आप लॉयन, कि भाई प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खाया। ये 3 वाली फूड चेन हो गई। 4 वाली फूड चेन पेपर में आ सकती है, तो फिर आप जो है वो 4 वाली फूड चेन लिख सकते हो। 4 वाली फूड चेन कैसे हो जाएगी कि मान लो प्लांट है, प्लांट पे एरो मार के लिख देना फिश, कि प्लांट को फिश ने खाया। मछलियाँ पौधे खा लेती हैं, जो पौधे होते हैं ना पानी के अंदर, मछलियाँ उन्हें खा लेती हैं कई बार, तो पौधे को मछली ने खाया, उस मछली को मेढक ने खाया, और उस मेढक को सांप ने खाया। तो इस तरह से आप 4 वाली भी बना सकते हो फूड चेन, ठीक है। यहाँ से कुछ पढ़ना है नहीं, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, ओके। अब यहाँ से पढ़ते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, अब ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है मैंने पीछे बताया था, तो तब भी मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ एक बार। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, ये देखो यहाँ पता। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ज़मीन के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम है, जैसे मकान हो गया, स्कूल हो गया, जंगल हो गया, जो भी ज़मीन के ऊपर इकोसिस्टम है उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो प्लांट भी कहाँ पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो पाए जाते हैं प्लांट हमारे, है ना, कहीं और तो नहीं पाए जाते हमारे प्लांट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अलावा। तो वही लिखा है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, वो 1% एनर्जी लेते हैं सूरज से, समझ रहे हो? मेरी बात समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ बड़ी डिटेल में। पहले इसको मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ एक बार, ठीक है। द ग्रीन प्लांट इज ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट लेते हैं सूरज से, सूरज से वो सनलाइट लेते हैं, लेकिन जितनी सनलाइट वो लेते हैं वो पूरी यूज़ नहीं करते, वो केवल 1% यूज़ करते हैं सनलाइट, 1% यूज़ करते हैं, 1% यूज़ करते हैं केवल, बाकी यूज़ वो नहीं करते, ठीक है। ये इसमें लिखा पड़ा है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ, थोड़ा सा आगे, हाँ, यहाँ से यहाँ तक मैं बता देता हूँ एक बार, इंग्लिश पढ़ के बता रहा हूँ, बस वहीं तक आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। वैन ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या है? देखो समझो मेरी बात, पेड़ को जो भी खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। अगर किसी पेड़ को हिरन खा रहा है तो हिरन प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। कई बार प्राइमरी कंज्यूमर हम भी हो जाते हैं। अगर हम किसी पेड़ को सीधे खाते हैं, जैसे अगर हम गोभी को सीधे खा रहे हैं, डायरेक्ट हम ही खाते हैं ना गोभी को, तो अगर हम पालक को हम ही खाते हैं सीधे, तो हम आलू भी खाते हैं सीधे, तो हम भी प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम प्राइमरी कंज्यूमर नहीं भी होते। जैसे अगर हम मान लो मांस खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, अगर हम मान लो खा रहे हैं मीट, तो मीट हम खा रहे हैं किसी जानवर का, तो उस जानवर ने पहले पौधा खाया होगा क्या पता कभी, तो वो था फिर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो पेड़ों को खाता है, ठीक है।
तो जब कोई प्राइमरी कंज्यूमर किसी पेड़ को खाता है तो उस पेड़ की जो एनर्जी होती है, उस पेड़ के पास क्या एनर्जी होगी भाई? उस पेड़ के पास अगर वो संतरे का पेड़ है तो विटामिन सी रहा होगा, अगर वो पालक का पेड़ है तो आयरन रहा होगा, अगर वो चावल का पेड़ है तो उस पर कार्बोहाइड्रेट रहा होगा। यही सब एनर्जी कहलाती हैं। तो व्हेन ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स टू प्राइमरी कंज्यूमर, बट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। जब भी कोई ग्रीन प्लांट किसी प्राइमरी कंज्यूमर को खाता जब भी किसी ग्रीन प्लांट को कोई प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि हिरन या कोई और खाता है, तो जो ग्रीन प्लांट की एनर्जी होती है वो उस प्राइमरी कंज्यूमर में चली जाती है। हिरन खाएगा तो हिरन संतरे का पेड़ खाएगा तो उसको विटामिन सी मिल जाएगा, लेकिन जितना एनर्जी प्लांट के पास में होगा वो पूरी नहीं जाएगी हिरन के पास, केवल 10% जाएगी। इसी को बोलते हैं 10% लॉ। पेपर में कहाँ से कहाँ तक लिखना है आपको? व्हेन ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, बट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। यही होता है हमारा 10% लॉ। 10% लॉ, ठीक है, समझ रहे हो? अगर पेपर में आता है 10% लॉ क्या होता है तो इतना ही लिखना है। लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाए कि 10% एनर्जी ही क्यों ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% का क्या होता है, तब आपको ये आंसर आगे लिखना है। आगे क्या लिखा है? द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस सच एज ग्रोथ, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड अदर वेज बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल्स एंड नॉट मेड अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स। कि जो 90% एनर्जी बच जाती है ट्रांसफ़र होने से, जो ट्रांसफ़र नहीं होती 90%, वो एनर्जी जो होते हैं पेड़ हमारा होता है या कोई भी जीव, वो उसे ग्रोथ में, डाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में, मूवमेंट में इस्तेमाल कर लेता है। मतलब पेड़ के पास अगर 100% एनर्जी है ना भाई, तो उसमें से 90% एनर्जी वो खुद के लिए भी तो यूज़ करेगा ना भाई। पेड़ के पास विटामिन सी है, संतरा जो पेड़ है उसके पास विटामिन सी है, तो क्या तुम्हारे लिए है क्या? वो खुद नहीं यूज़ करेगा कि विटामिन सी को? संतरा भी तो विटामिन सी का इस्तेमाल करेगा, सॉरी पेड़ भी तो विटामिन सी का इस्तेमाल करेगा। कैसे? रिप्रोडक्शन करने के लिए, डाइजेशन के लिए, मूवमेंट के लिए, ग्रोथ करने के लिए। पेड़ की ग्रोथ कैसे होगी? अगर पेड़ के पास विटामिन ही नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? तो खुद भी तो पेड़ इस्तेमाल करेगा ना एनर्जी का, तो 90% वो खुद इस्तेमाल कर लेगा। 10% जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र कर देगा, जो जानवर उसको खाएगा उसको। समझ रहे? तो ये यहाँ तक पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, एक बार इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेनी है। ये जो पॉइंट है, शॉर्टर फूड चैन रिटेन मोर एनर्जी देन लॉन्गर चैन। मैंने आपको बताया था फूड चैन 2 तरह की हो सकती हैं। एक 3 चीज़ वाली, पेड़, फिर हिरन को खाएगा शेर, 3 वाली हो गई। एक 4 वाली हो गई, पेड़, उसको खा रही है मछली, उसको खा रहा है मेढक, मेढक को खा रहा है सांप, 4 वाली। 5 वाली भी हो सकती है फूड चैन, पेड़, उसको खा रही है मछली, मछली खा रहा है मेढक, मेढक को खा रहा है सांप, सांप को खा रही है आपका, सांप को खा रहा है आपका मोर, मोर खा लेता है सांप को। ये 5 वाली हो गई। तो याद रखो, मतलब फूड चैन छोटी भी हो सकती है 3 वाली, 2 वाली भी फूड चैन हो सकती है। सर फूड चैन 2 वाली हो सकती है? मेरा मानना है 2 वाली फूड चैन नहीं होगी। आप बोलो सर हो तो सकती है कि पेड़ को हिरण ने खा लिया, पेड़ को हिरण ने खा लिया, ये तो 2 वाली फूड चैन हो सकती है? नहीं भाई नहीं। फूड चैन में हम ये दिखा रहे हैं ना कि हम तुझ पे डिपेंड है और तू किसी और पे डिपेंड है। कम से कम 3 लोग चाहिए। एक अच्छा फूड चैन में फीडिंग रिलेशन दिखाने के लिए, खाना वाला रिलेशन दिखाने के लिए कम से कम 3 तो चाहिए भाई। 2 वाली फूड चैन कभी नहीं हो सकती, इस बात को आप ध्यान रखना। बिकॉज 2 वाली के अंदर हम यही दिखा पाएंगे कि बस हिरन जो है वो पेड़ पे डिपेंड है, बस हम ये नहीं दिखा पाएंगे कि हिरन पर भी कोई डिपेंड है। हम ये तो दिखा पाएंगे कि हिरन पेड़ पे डिपेंड है, लेकिन हम ये नहीं दिखा पाएंगे कि हिरन पर भी कोई डिपेंड है। इसलिए 2 वाली नहीं चलेगी फूड चैन। तो फूड चैन कम से कम 3 वाली होती है, ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। बट इसमें ये बताया गया है शॉर्टर फूड चैन रिटेन मोर एनर्जी देन लॉन्गर फूड चैन। इसका मतलब यह है कि जितनी भी छोटी फूड चैन होगी उसमें एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी बड़ी फूड चैन होगी उसमें एनर्जी उतनी ही कम रह जाएगी। छोटी फूड चैन में एनर्जी ज़्यादा रह जाएगी, बड़ी फूड चैन में एनर्जी कम रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगला जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन द फूड चैन ड्यू टू 2 रीज़न। अब सर ये यूनिडायरेक्शनल का क्या पंगा है?
ये हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर कि सर ये यूनिडायरेक्शनल का पंगा क्या है। देखो भाई समझो मेरी बात आप, यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक तरफा, एक तरफा, समझ रहे हो मेरी बात। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक तरफा। जैसे मान लो आपने भंडारा किया, आपने भंडारा किया तो भंडारे में क्या करोगे आप लोगों को पूड़ी सब्जी हलवा ये सब बांटोगे। लोग आपको उसके बदले क्या दे रहे हैं? लोग कुछ नहीं देते। हाँ कुछ लोग दुआ दे सकते हैं, दुआ। तो दुआ क्या दिख रही है? नहीं ना। तो कुछ नहीं, हम ये मानेंगे कि लोग हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं और हम उन्हें क्या दे रहे हैं? भंडारा। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, एक तरफा है कि हमने दिया और हमें कुछ मिला नहीं, एक तरफा, वन साइडेड, जो कभी लौट नहीं सकता, जो कभी लौट नहीं सकता। अच्छा अब एक एग्जांपल ये देख लेना जरा कि आप होटल चला रहे हो, होटल आपका होटल है। एक आदमी ने बोला यार शाही पनीर बनाना, एक प्लेट शाही पनीर। आपने एक प्लेट शाही पनीर बना के उसको दिया, उस आदमी ने आपको उसके बदले 100 रुपये दे दिए। तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपने उस आदमी को कुछ दिया है तो वो आदमी भी आपको कुछ दे रहा है, मतलब लौट रहा है। आपने जो दिया है खाना, उसका जो पैसा है वो आपको लौटाया जा रहा है, आपकी जो मेहनत है। लेकिन भंडारे में ऐसा नहीं है। तो जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक तरफा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है वो? यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक तरफा होता है। कैसे होता है समझो मेरी बात आप। पेड़ के पास विटामिन सी था, उस पेड़ को खाया किसने? हिरन ने। तो विटामिन सी 10%, 100% नहीं, 10% किसके पास चला जाएगा? हिरन के पास। समझ रहे हो? क्या हिरन ने पेड़ को कुछ दिया? नहीं। अब समझो, उस हिरन को खा रहा है शेर, उस हिरन को शेर खा रहा है। तो क्या वो जो शेर है, अब जो हिरन था उसके पास जो विटामिन सी है वो चली जाएगी शेर के पास। क्या शेर कुछ दे रहा है हिरन को? नहीं दे रहा ना। तो ये यूनिडायरेक्शनल है। अब क्या शेर जो है उसके पास इतनी पावर है कि वो जो ये विटामिन सी है वो जाके पेड़ को वापस कर दे कि देख भाई पेड़, तेरे से हिरन ने लिया था ये विटामिन सी तुझे खा करके, मैं तुझे लौटा रहा हूँ। नहीं यार, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी वो वापस नहीं आ सकता। बट यहाँ पे 2 रीज़न की बात की गई है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन द फूड चेन ड्यू टू 2 रीज़न, 2 रीज़न है। बट रीज़न पढ़ना ज़रूरी है क्या? देखते हैं एक बार। कोई काफ़ी बड़ा लिखा पड़ा है, काफ़ी बड़ा लिखा पड़ा है भाई, काफ़ी बड़ा लिखा पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि आप इसे पढ़ें, क्योंकि पेपर में ये या फिर पढ़ना ज़रूरी है। चलो ठीक है, एक रीज़न पढ़ लेते हैं। एक रीज़न आएगा पेपर में, अगर आएगा तो एक रीज़न ही पूछेगा। सर 2 आ गए तो भाई मुझे मेरे बारे में ना उल्टा सीधा बोल लेना, और क्या बताऊँ मैं। 2 नहीं आएंगे रीज़न, एक आ सकता है, मतलब एक आने का चांस हो सकता है, लेकिन 2 तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन द फूड चेन ड्यू टू 2 रीज़न, आप मान लो वहाँ पे 1 रीज़न। और 1 रीज़न क्या है ये पढ़ लेते हैं अपन। जो नीचे लिखा पड़ा है बहुत बड़ा है, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो पेपर में, अगर ये समझ में आ गया तो। क्या रीज़न है कि यूनिडायरेक्शनल होता है? मैंने आपको हिंदी में तो समझा ही दिया था, एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। अ प्रीडिएटर ऑलवेज ईट्स इट प्रे। प्रीडिएटर का मतलब होता है शिकारी। प्रे माने होता है शिकार। जैसे मान लो प्रीडिएटर है हमारा हिरन, कि हिरन हमारा जो है वो प्रीडिएटर है, और प्रे माने हो गया हमारा, मान लो शिकार कौन है? मान लो हमारा पेड़ है, कि हिरन पेड़ को खाएगा। अ प्रीडिएटर ऑलवेज ईट्स इट्स प्रे बट अदर वे राउंड इज नॉट पॉसिबल। एक शिकारी हमेशा शिकार को खाता है, लेकिन जो राउंड है वो पॉसिबल नहीं है। कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हिरन से वापस विटामिन सी संतरे के पेड़ के पास चली जाए, ये राउंड वापस पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? मोर ओवर, इसके अलावा, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, आउट ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि जितना कंज्यूम किसी ने, अगर वो एक ऑर्गेनिज्म ने जितना कंज्यूम किया, जितना खाया है एनर्जी, कितना खाया है, उसका केवल 10% ही तो मिलेगा उसे, 90% तो वो खुद इस्तेमाल कर लेगा। लिखा है ना यहाँ पे देखो, मोर ओवर आउट ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिज्म at a particular trophic level, 90% is utilized for its own need and just 10% is left for the organisms to the next trophic level। मतलब जो भी हिरन कुछ अगर मान लो हिरन खा रहा है विटामिन सी,
तो हिरण के पास विटामिन सी आ गया, उसने पेड़ खाया है। तो अब हिरण भी तो उस विटामिन सी से अपना खाना पीना करेगा, अपना बच्चे पैदा करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, दौड़ेगा, मूव करेगा, कुछ करेगा ना, अपनी ग्रोथ करेगा, हिरण भी तो करेगा। तो वो भी 90% यूज़ कर लेगा और 10% बचेगी, वो जाएगी शेर के पास। Thus the ability of energy get reduced at substrate trophic level। इसका मतलब ये है कि हर लेवल पर एनर्जी कम होती चली जाती है। रिड्यूस माने कम होना, इसलिए जो फ्लो है एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इतना बड़ा आंसर है। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ आंसर को कि एक शिकारी शिकार को खाता है और वो जो एनर्जी होती है वापस लौट के राउंड अप होके नहीं आ सकती है। इसके अलावा जो भी एनर्जी खाई है उस ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब आप समझ सकते हो हिरण ने, कि जो भी पेड़ से विटामिन सी खाई है हिरण ने, उस विटामिन सी का वो खुद भी तो इस्तेमाल करेगा हिरण। समझो, पेड़ के पास 100% एनर्जी थी, पेड़ के पास 100% एनर्जी थी, पेड़ ने 90% यूज़ कर लिया, तो हिरण पे कितनी पहुंची? 10%। अब हिरण के पास कितनी एनर्जी है? 10% है। अब जो 10% है ना, हिरण उसका 90% यूज़ करेगा। हिरण खुद भी तो यूज़ करेगा, लेकिन कितना परसेंट यूज़ करेगा? 90%। किसका? पेड़ पे 100% एनर्जी थी, पेड़ के पास 100% एनर्जी थी, क्या हिरण के पास भी 100% एनर्जी है? नहीं है ना। हिरण पे कितनी परसेंट एनर्जी है? 10% एनर्जी है, ठीक है। अब 10% का 90% मान लो आप हिरण यूज़ कर लेगा, 10% का 90% जो है वो कौन यूज़ कर लेगा? हिरण यूज़ कर लेगा। जो बाकी 10% बचेगी वो जाएगी शेर के पास। तो यार शेर के पास तो पहले से ही बहुत कम पहुंच रही है एनर्जी, तो कहाँ से फिर शेर जाके वापस प्लांट को 100% एनर्जी दे पाएगा विटामिन सी के रूप में? नहीं दे पाएगा ना। तो यही इसका मतलब था, ठीक है। ये हो गया हमारा ओके। अब यहां पर ये कुछ पूछ रहा है, ये लिखा हुआ है कि इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल आर किल्ड देन ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल विच आर डिपेंडेंट ऑन दोज आर किल्ड। ओके, मतलब क्या है इसका? ये कह रहा है कि अब ये ट्रॉपिक लेवल क्या भसड़ चल रही है ट्रॉपिक लेवल। देखो मैंने आपको बताया था कि प्लांट को खाता है हिरन और हिरन को खाता है शेर। तो प्लांट एक ट्रॉपिक लेवल हो गया फर्स्ट, हिरन सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, शेर थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। अब अगर शेर को भी कोई खा ले तो वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। तो ये होते हैं ट्रॉपिक लेवल। अब ये कह रहा है कि मान लो आपने एक ट्रॉपिक लेवल के सभी जानवरों को मार दिया, मतलब ये कह रहा है कि मान लो आपने हिरन को मार दिया। अगर मान लो आपने हिरन को मार दिया तो क्या होगा? अब शेर हिरन खाता है ना, लेकिन शेर तो हिरन खा ही नहीं पाएगा, हिरन तो मर चुका है। तो शेर क्या करेगा? शेर सीधे पेड़ खाएगा क्या? और आपको पता है शेर कभी पेड़ नहीं खाता। मतलब क्या है? शेर भी मर जाएगा बेचारा। तो अगर हम किसी एक ट्रॉपिक लेवल के जानवरों को मार देते हैं ना, तो उसके बाद का जो ट्रॉपिक लेवल होता है नेक्स्ट वाला, उसके सारे जानवर अपने आप ही मर जाते हैं सर। If all the organisms in one tropic level are killed, then all the organisms of next tropic level which are depend on these are also killed। क्यों मर जाएंगे अगले वाले? Because next tropic levels will not get food। उन्हें खाने को ही नहीं मिलेगा, शेर को खाने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी फूड चेन जो है एंड द एंटायर फूड चेन गेट डिस्टर्ब्ड, और जो पूरी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे हो? इफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल आर किल्ड, अगर जो है एक ट्रॉपिक लेवल के सभी लोग मर गए, यानी अगर हिरण मर गया तो जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल का है शेर जो है वो भी मर जाएगा, क्योंकि वो खा ही नहीं पाएगा पौधे को, उसे खाना ही नहीं मिलेगा, तो उसका खाना तो हिरण है जो कि मर चुका है। अब इससे क्या होगा? फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। और एट द सेम टाइम ठीक उसी समय जो ऑर्गेनिजम्स था, यानी जो पेड़ था, पेड़ लोअर ट्रॉपिक लेवल, लोअर माने सबसे पहली वाली, पेड़ तो सबसे पहले था, नंबर 2 पे हिरन था, नंबर 3 पे शेर था। तो जो लोअर ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स था वो बहुत तेजी से अपने बच्चे पैदा करेगा। रिप्रोडक्शन माने होता है बच्चे पैदा करना, यानी पेड़ ही पेड़ होते चले जाएंगे दुनिया में। एंड द पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन एन इनएनिमस वे। इनएनिमस वे का जगह आप लिख सकते हो वेरी फास्ट ही लिख सकते हो आप, ठीक है। ऑल ऑफ दिस विल अफेक्ट द ओवरऑल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इससे पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस ही हिल जाएगा। क्योंकि सोचो जरा, अब पेड़ को खाने वाला हिरन तो बचा ही नहीं है और शेर भी मर चुका है, क्योंकि शेर पेड़ को नहीं खा सकता। तो अब पूरी दुनिया में केवल पेड़ ही पेड़ होंगे, पेड़ ही पेड़ होंगे। तो इससे पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि मान लो अगर हमने कोई एक ट्रॉपिक लेवल के जानवरों को मार दिया है तो उससे इन्वायरमेंट पे यानी इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, तो आपको ये आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। यहाँ से तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। अब बात करते हैं फूड वेब कि फूड वेब किसे कहते हैं। ठीक है, फूड वेब किसे कहते हैं। पेपर में क्या पता, पेपर में फूड चेन और फूड वेब में अंतर आ जाए तो भाई अंतर पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फूड चेन के बारे में आपको मैंने बता दिया था, इट रेफर टू द नेचुरल सिस्टम बाय विच द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। यानी फूड चेन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म का मतलब पेड़ पौधा जानवर हिरण गाय कुत्ता कुछ भी मान सकते हो इंसान। ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसफर होना, कि फूड चेन आपको मैंने बताया था कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। फूड वेब का मतलब क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन्स। नेटवर्क का मतलब क्या है सर, नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुप होता है ग्रुप। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बहुत सारी फूड चेन को जोड़ देते हो ना तो फूड वेब बनता है। जब आप बहुत सारी फूड चेन को जोड़ देते हो तब क्या बनता है, फूड वेब बनता है। ठीक है, याद रखना। तो ये ग्रुप बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है फूड चेन का, मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिकल लेवल फूड फीड माने खाना अपॉन अ सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें लिखा है कि फूड चेन के अंदर जो सबसे ऊपर बैठा होता है, जैसे मान लो कि पेड़ को खा रहा है हिरन, हिरन को खा रहा है शेर, तो शेर सबसे ऊपर है, हायर ट्रॉपिक लेवल पे शेर ही बैठा हुआ है। वो एक सिंगल बंदे पे डिपेंड है, सिंगल माने वो केवल हिरन पे डिपेंड है, किसी और पे शेर वो डिपेंड नहीं हो सकता। लेकिन फूड वेब के अंदर ऐसा नहीं होता, जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे बंदा होता है वो बहुत सारे बंदों पे डिपेंड हो सकता है, कि अगर एक मर भी जाए तो दूसरे से काम वो चला ही लेगा। चलो यार ये मर गया तो चलो अपन कोई बात नहीं ये ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बाकी 2 पॉइंट याद नहीं करने। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेंस भाई पेपर में आया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। Biological magnificence is the increasing building up of toxic substances such as pesticides and other chemicals with organisms that happen at each stage of the food chain। यहाँ से आता है कि इंग्लिश आपको याद करनी पड़ेगी, अगर आपने पहले से याद कर रखा है तो अच्छी बात है, मैं आपको इसकी मीनिंग समझा सकता हूँ बस कि इसकी मीनिंग क्या होती है सर। ठीक है, अब देखो इसकी मीनिंग यहाँ पर दरअसल कुछ ऐसे है कि ना अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो ना तो उसकी जो गंदगी है वो भी आपके अंदर जाएगी। समझे मेरी बात आप, अगर कोई आप चीज़ खा रहे हो तो उसकी गंदगी भी किसके अंदर जाएगी, आपके अंदर जाएगी। मतलब आपके अंदर खुद की गंदगी तो है ही, आपके अंदर खुद की गंदगी तो है ही, साथ में उस चीज़ की गंदगी भी आप में आ जाएगी। एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए आपने खाया आलू या आपने खाया टमाटर या आपने खाया प्याज या आपने खाया मान लो कुछ भी सब्जी आपने खाई। अब आपको ये तो पता ही होगा कि सब्जियां उगती कैसे हैं खेतों में। खेतों में पहले उनमें डाली जाती है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब जो कीड़े मारने वाली दवाई होती है, फसल ख़राब ना हो जाए इसलिए किसान कीड़े मारने वाली दवाई डालते हैं, इसे बोलते हैं पेस्टिसाइड, जो कि बहुत हानिकारक होती है। वो डाली जाती है खेतों में पेड़ पौधों को बचाने के लिए। दूसरा खाद डाली जाती है, यानी फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इन सब के बाद फसल उगती है, तो जो फसल है हमारी उसके अंदर वो फर्टिलाइज़र भी है और वो पेस्टिसाइड भी जो है वो उस फसल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। उस फसल को फिर हमने खा लिया तो हमारे अंदर एक तो खुद की गंदगी थी, हमारा शरीर में भी तो गंदगी रहती है पहले से ही, और साथ में अपने पेड़ की गंदगी जो थी ना, पेड़ को खा के वाली गंदगी भी हमारे शरीर के अंदर आ गई। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग माने बढ़ना, टॉक्सिक सब्सटेंस यानी हानिकारक सब्सटेंस जैसे कि पेस्टिसाइड या अदर केमिकल यानी फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिज्म यानी हमारे अंदर, इसको बोलते हैं अपन लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इतना डेफिनेशन मैं बताया था, फूड चेन तक आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर ओजोन लेयर के बारे में। भाई ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट यहाँ से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, हाँ, कि ओजोन लेयर जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में क्या क्या उसका फंक्शन है। मतलब एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन इजेंटियल फंक्शन। ओजोन लेयर के यहाँ पे 3 फंक्शन लिखे पड़े हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ओजोन लेयर के आप जो हैं 2 फंक्शन पढ़ लें कोई से भी।
तीनों भी पढ़ सकते हैं आप। पहला है इट्स शील्ड, शील्ड माने कवच, सुरक्षा कवच। इट्स शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये धरती का सुरक्षा कवच है ओजोन लेयर। किससे? यूवी रेडिएशन जो रेज हैं, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेजेस का मतलब क्या होता है? जो सूरज की हानिकारक किरणें होती हैं उन्हें बोलते हैं यूवी रेज, तो यूवी रेडिएशन भी बोलते हैं उन्हें। तो ये कवच है धरती का, किससे? यूवी रेजेस से। इट प्ले अ की रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। की रोल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट भूमिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है इन द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी जितना ज़्यादा ओजोन लेयर में छेद होगा, हमारा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा धरती का बढ़ता रहेगा। इसीलिए आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं भाई। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। अब हो क्या रहा है कि ओजोन लेयर में जो होल है, होल माने छेद, वो बढ़ता चला जा रहा है। उससे जो ओजोन लेयर है वो अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रही, क्योंकि उसका काम है टेम्परेचर मेंटेन करना एटमॉस्फेयर का, वो कर नहीं पा रही और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा, सिंस, चूंकि। इट माने यहाँ पे ओजोन से है, चूंकि ओजोन एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन है, जो सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, किरणें हैं, उनको जो है वो आपकी ओजोन अब्जॉर्ब कर लेती है, अपने पास रख लेती है। इससे हमारी ज़िंदगी बच जाती है। प्रोटेक्ट लिविंग बिंग फ्रॉम मैनी हेल्थ हजार्ड्स सच एज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। मतलब कि जो ओजोन लेयर है वो हमें बचाती है, किससे? स्किन कैंसर से। कैटरैक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद से, पेड़ों के ख़त्म होने से। लेकिन आजकल हो क्या रहा है सर? ओजोन लेयर में छेद हो रहा है और हमें स्किन कैंसर हो रहा है, हमें कैटरैक्ट हो रहा है और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट हो रहा है। और पेपर में ये बीमारी पूछी गई है, पेपर में 2 बार, कि भैया 2 बीमारी के नाम बताओ जो ओजोन लेयर के प्रोडक्शन की, ओजोन लेयर के ना होने से हमें होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर फंक्शन पूछेगा तो कोई 3 में से 2 लिखने, या फिर अगर एक फंक्शन बोलता है तो 1 लिखना है फंक्शन। और स्किन कैंसर के बारे में अगर पूछता है, मतलब कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, 2 कम से कम बीमारी के नाम याद रखें आप, स्किन कैंसर और कैटरैक्ट। स्पेलिंग ध्यान से याद रखें, ठीक है भाई। अब चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। अब अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, तो आप ये लिख देंगे O2, फिर एरो मार के ऊपर यूवी, यूवी माने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सनलाइट जो होती है, और फिर O+O, फिर O+O2 एरो O3, नीचे ओजोन लिख देना है। ये आपको लिखना है अगर वो बोलता है कि केमिकल इक्वेशन बताइए ओजोन लेयर की। ठीक है, आगे चलते हैं हम सीधे। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ पढ़ एक बार सुन लीजिए। द रे फ्रॉम द सन कंटेन आर अल्ट्रावायलेट रेजेस और रेडिएशंस, जो सूरज की किरणें होती हैं उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेजेस पाई जाती हैं। यूवी रेज आर नॉट ऑल बैड, हम लोग बोलते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज हमेशा बेकार होती हैं, लेकिन नहीं नहीं, कभी कभी वो बेकार नहीं भी होती हैं। क्योंकि बिकॉज इट हेल्प ह्यूमन विथ विटामिन डी। जो हम लोग सूरज की जो रोशनी होती है ना, उसमें विटामिन डी पाई जाती है। दरअसल वो विटामिन डी यूवी रेस के अंदर पाई जाती है। यूवी रेस वैसे बहुत हानिकारक है, क्योंकि वो हमें स्किन कैंसर दे सकती हैं और भी कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद दे सकती हैं। बट वो कभी कभी फ़ायदेमंद भी होती है, क्योंकि उनमें विटामिन डी पाया जाता है इसीलिए। बट टू मच अगर ज़्यादा हो जाए यूवी रेस तो वो बहुत डेंजरस हो सकती हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप? ओके, अब यहाँ पे है ओजोन डिप्लेशन, कि ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है, डिप्लेशन का मतलब होता है उसमें छेद हो जाना, कि आजकल ओजोन लेयर में जो छेद है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा। इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर थिंग्स लाइक इंडस्ट्रीज फॉर्म्स, सोलवेंट, सोप, एयर कंडीशनर यानी AC, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले, ये जितनी चीज़ों के मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं ना, इंसुलेटिंग फॉर्म्स, सॉल्वेंट, सोप, AC, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, फायर एक्सटिंग्विशर, इन सब के अंदर एक गैस यूज़ हो रही है, उसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फुल फॉर्म में याद कर लेना। ठीक है, अ टाइप ऑफ सिंथेटिक केमिकल, ये एक सिंथेटिक केमिकल है। सिंथेटिक केमिकल का मतलब होता है मैन मेड केमिकल, इंसानों ने बनाया है इसको, CFC को। ठीक है भाई, और CFC का काम होता है कि ये ना किसी भी चीज़ को ठंडा कर देती है। हमारे जो AC है, हमारे घर में जो फ्रिज हैं, ये एकदम ठंडे हो जाते हैं। क्यों ठंडे हो जाते हैं? CFC की वजह से ये एकदम क्या हो जाते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, अब मैंने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा दिया, देखो एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ मैं। इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर्स थिंग्स लाइक इंसुलेटिंग फॉर्म्स, सॉल्वेंट्स, सोप, AC, कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर यूज समथिंग कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, अ टाइप ऑफ सिंथेटिक केमिकल। यहीं तक पढ़ना है बस भाई, सारा जड़ ये CFC होती है। ये CFC ही ओजोन लेयर डिप्लेशन करती है। ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी उसमें छेद यही करती है CFC, और कुछ नहीं करती है। इसके नीचे का नहीं पढ़ना आपको, ठीक है? आप कहाँ से पढ़ना आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ से भी नहीं पढ़ना, ठीक है? तो ये ऐसा हो गया। दूसरा,
यहाँ पर कुछ और भी केमिकल्स के नाम हैं, अदर केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर। और भी केमिकल्स हैं CFC के अलावा, जैसे कि नॉय, NOY, हॉक्स और मिथाइल ब्रोमाइड। ये 3 और भी केमिकल हैं जो कि ओजोन लेयर में छेद कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या पता ऐसा होए कि एग्ज़ाम में आपको पहले से ही लिख करके दे दे कि ओजोन जो डिप्लेशन है, ओजोन लेयर जो में छेद हो रहा है, वो आजकल CFC की वजह से हो रहा है। अब आप CFC के अलावा कोई और 2 केमिकल के नाम बताओ जिनकी वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। तो अगर वो कोई और 2 केमिकल पूछ ले तो आपको ये NOY और HOX लिख देना है, याद कर लेना आप इसे, ठीक है। बाकी तो CFC है ही मैन, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक लाइन है, द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। देखो किसी चीज़ में छेद कब होता है, आप लोग टी-शर्ट पहनते होगे, जींस पहनते होगे, उसमें छेद कब होता है, पहले वो चीज़ घिसती है तो जो मोटी होती है वो पतली हो जाती है, पतली होने के बाद उसमें छेद हो जाता है। तो द डिक्रीज इन द थिकनेस, थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। ओजोन लेयर की जो मोटाई थी उसमें भी वो पतला होना शुरू हो गई थी। सबसे पहले ये बात कब पता चली थी, 1985 में, वो भी कहाँ पर, अंटार्कटिका में। जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ऐसी एक जगह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले 1985 में साइंटिस्टों को ये पता चला था कि वहाँ की जो ओजोन लेयर है वो, उसकी जो थिकनेस है यानी जो मोटाई है वो अब कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले पता चला था आपको ये अंटार्कटिका में, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ से कुछ पढ़ना है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो इतना हार्ड क्वेश्चन देगा नहीं। ये जो मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा पड़ा है वो इतना हार्ड एग्जाम में देने वाला नहीं है, ट्रस्ट मी। तो आप इसे छोड़ सकते हो, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जब भी एक बार थोड़ा सा एक बार बताता हूँ, इन द विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 70 डिग्री सेल्सियस पोल्स अंटार्कटिका, दिस क्लाउड फ्रॉम द आइस फॉर्म ऑफ आइस नाइट्रिक। नहीं छोड़ो, ये यहाँ से नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। 1987 UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया CFC को रोकने के लिए। UNEP क्या है? देखो UNEP जो है एक संस्था है, जैसे आपके स्कूल भी एक संस्था होती है ना, BJP पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये भी एक संस्था ही है। तो ऐसी UNEP एक संस्था है। उन्होंने 1987 में एक मीटिंग करी, उसमें उन्होंने सबको बुलाया जितने भी देश के लोग थे, ठीक है। और उन्होंने उसमें बात करी कि हमें CFC को रोकना कैसे है। बात हुई देशों के बीच में, ठीक है। और वो मीटिंग हुई कहाँ पे थी, वो मैं बता देता हूँ। मीटिंग हुई थी जापान में। जापान में एक शहर है क्योटो, उस जापान का नाम क्या है, क्योटो। जैसे दिल्ली भारत में है, ऐसे ही जापान में है क्योटो। और प्रोटोकॉल का मतलब होता है कानून। क्या होता है प्रोटोकॉल का मतलब? कानून। तो जो बैठक हुई थी 1987 में UNEP की, उसमें सभी देशों ने भाग लिया था। और उसमें CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके प्रोडक्शन पे रोक लगाने की बात की गई थी कि CFC को ज़्यादा यूज़ करना बेकार है। और फिर इसको लेके कानून बन गया जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। अब इसे क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए बोला गया था क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी ये क्योटो शहर में हुई थी, जो कि जापान में पड़ता है, क्योटो शहर। और ये कानून को बोलते हैं प्रोटोकॉल, इसलिए बोला गया इसको क्योटो प्रोटोकॉल। एग्जाम में अगर आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो आप बोलते हैं ना क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो UNEP की मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात तय की गई थी, डिसाइड किया गया था कि आज से हम लोग CFC का प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। हालांकि बता दूं मैं आपको, बैठक तो 1987 में हुई थी, उसमें डिसाइड भी हो गया था क्योटो प्रोटोकॉल कि हम इसको फॉलो करेंगे, हम जो है वो CFC का यूज़ नहीं करेंगे, स्टॉप कर देंगे। लेकिन 10 साल लग गए, 1997 10 साल लग गए सभी देशों को, अपने कंपनी के मालिकों को ये बात बताते हुए कि भैया CFC का यूज़ करना बंद कर दो, या फिर अगर कर भी रहे हो तो थोड़ा कम कर लो यूज़, अब ज़्यादा यूज़ मत करो। 10 साल लग गए। तो 1997 में प्रॉपरली ये चीज़ दुनिया के सामने आ पाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर है ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी अगर ओजोन लेयर में डिप्लेशन का मतलब होता है छेद होना, अगर हो जाए तो उसके क्या क्या असर पड़ेंगे। तो पहला असर तो हमारी हेल्थ पे पड़ेगा ना। और हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, यही तो होती है। एक बार तभी पढ़ लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। द ह्यूमन विल बी डायरेक्टली एक्सपोज टू द हार्मफुल UV रेडिएशन ऑफ सन ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। दिस माइट रिजल्ट इन द सीरियस हेल्थ इशू अमॉन्ग ह्यूमंस सच एज स्किन कैंसर, कैटरेक्ट एंड क्विकली एजिंग। भाई मेरे यहाँ पर जो 3-4 लाइन का लिखा पड़ा है ऑन ह्यूमन हेल्थ, इसमें इतना नहीं पढ़ना, सीधे बोल देना है इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन में पहला पॉइंट है ऑन ह्यूमन हेल्थ कि अगर ओजोन लेयर में डिप्लेशन होता है यानी छेद होता है तो उससे हमें कैटरेक्ट, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
बस इतना ही लिख देना, बहुत है, ये पूरा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एनिमल्स पे क्या असर पड़ेगा भाई? भाई जो बीमारी हमें होती है ना वो उन्हें भी हो सकती हैं, और जानवरों को तो आँख का भी कैंसर हो जाता है, ऐसा लिखा पड़ा है इसमें, स्किन एंड आई कैंसर। अरे बाप रे भैया, हमसे ज़्यादा डेंजरस तो जानवर है बेचारे, ओजोन लेयर की वजह से। बताओ, उनके कैंसर हो गया आँख में तो हम उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा, मतलब वो तो बता भी नहीं पाएंगे हमें, है ना। थोड़े जानवरों को प्यार व्यार कर लिया करो यार, ठीक है। थोड़ा रोटी वोटी डाल दिया करो कुत्तों को, गाय को ध्यान रखा करो। बाकी जानवर भी हैं, गाय बैल सांड जो भी हैं, सबको थोड़ा खिला दिया करो, ज़रूरी होता है। ये बोल नहीं पाते ना, ऐसे जीव होते हैं। पैसा के हम लोग अपने ऊपर लेके जाएंगे क्या सारा का सारा? चलो यहाँ पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है भाई? तो इसे जो है छोड़ दो आप, कोई ज़रूरत नहीं इसे पढ़ने की पॉइंट को। अगला पॉइंट देखते हैं, मरीन लाइफ। मरीन का मतलब होता है पानी के अंदर की ज़िंदगी। भाई पानी के अंदर की ज़िंदगी क्या होती है? यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, प्लैंकटोन्स। प्लैंकटोन्स का मतलब क्या होता है? तैरते हुए सूक्ष्म जीव, यानी पानी में बहुत छोटे कीड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं प्लैंकटोन्स। और सबसे छोटे ना पानी के अंदर यही होते हैं। शॉर्ट में बता दूं आपको मैं एक राज की बात, पानी का जो पौधा होता है ना उसे बोलते हैं प्लैंकटोन्स। मैंने बताया ना कि मछली जो है वो पौधे खा ले, मछली को मेंढक खा ले, मेंढक को सांप खा ले, सांप को मोर खा ले, ये होगी फूड चेन। तो मैंने बताया था ना मछली जो है वो पौधा खा ले, वो पौधा यही है, प्लैंकटोन्स, ठीक है। तो जो प्लैंकटोन्स होते हैं सबसे ज़्यादा असर उन्हीं पे पड़ता है, यूवी रेज का। क्योंकि देखो, अगर छेद हो गया ओजोन लेयर में तो जो यूवी रेज है ना वो सीधे धरती पर पड़ेंगी, तो पानी के अंदर भी वो सीधे ही पड़ेंगी यूवी रेज। सूरज की जो किरण है वो बिना क्या नाम है ओजोन लेयर से टकराए सीधे पानी में पड़ेगी, तो उससे सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा? प्लैंकटोन्स पे। तो आप यहाँ पे इतना लिख सकते हो कि प्लैंकटोन्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सपोज टू हार्मफुल यूवी रेज। बस इतना लिख दोगे आप, ठीक है, समझ रहे हो। और इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि है अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स। ये क्या सर, ये क्या लिखा सर, ये क्या वही है? नहीं नहीं नहीं, देखो 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 देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इफेक्ट क्या होगा ओजोन लेयर का डिप्लेशन का? ह्यूमन पर बता दिया मैंने, ऑन ह्यूमन, ऑन एनिमल और ऑन मरीन लाइफ। ये खत्म हो गया यहीं पे आंसर, ये आंसर यहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं। ओजोन लेयर को अगर हमें बचाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहला तो अवॉइड कर दो, किसको यूज़ करना? पेस्टिसाइड को। पेस्टिसाइड किसका कहते हैं हम, मतलब आपको मैंने क्या बताया था, पेस्टिसाइड का मतलब होता है, क्या बताया था कौन है पेस्टिसाइड का मतलब? पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि हम जो क्या करते हैं, जो हम कीड़े मारने की दवाई डालते हैं ना खेत के अंदर, उसे बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो उसको भैया बंद कर दो, तरीका उसका अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड, ठीक है, उसको अवॉइड कर दो यूज़ करना। आगे जो उसके आगे लिखा पड़ा है नेचुरल मेथड शुड बी इम्प्लीटेड, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम बस इतना ही लिख देना, अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड। कब लिखोगे आप ये? जब क्वेश्चन ये पूछेगा कि ओजोन लेयर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिख देना मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स, कि गाड़ी का यूज़ हम कम करें, क्योंकि गाड़ी का हम यूज़ करते हैं पेट्रोल का, बाइक का, कार का, ट्रक का, ट्रेन का, उनसे ना बहुत सारी गैसेज निकलती है उनके पीछे साइलेंसर से। तो प्लीज़ मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स। ये आगे जो इसमें लिखा पड़ा है द व्हीकल्स इमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन, ये सब मत लिखना, इतना ही बहुत है। तीसरा, यूज़ इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। अगर हम किसी चीज़ को साफ़ भी कर रहे हैं, मान लो अपने घर को हम साफ़ करते हैं ना, हम लोग अपने घर को साफ़ कैसे करते हैं? फिनाइल डाल के साफ़ करते हैं। कई लोग गर्मियों में चींटी से बचने के लिए अपने घर को फिनाइल डाल के साफ़ करते हैं। भाई फिनाइल के अंदर भी बहुत सारी गैसें होती हैं, बस सच बताऊँ को, तो उससे भी ओजोन लेयर पर बहुत असर पड़ता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट को, तो इको फ्रेंडली वाला प्रोडक्ट यूज़ करो जो कि इको फ्रेंडली हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं, समझ रहे हो मेरी बात? ये 3 चीज़ें हो गई हैं, समझ रहे हो, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स और यूज़ इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जिससे हम ओजोन लेयर को अपनी को बचा सकते हैं। अब यहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, ठीक है। थोड़ा मेरे साथ रहो, मैं देख लेता हूँ क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से भी हमें कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ से हमें कुछ नहीं पढ़ना, ओके। अब यहाँ पर है क्या ये हमें पढ़ना है, गिव एनी 2 ways इन विच द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है।
जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट पे कैसे असर डाल सकते हैं, हम ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, पहली बात तो समझो कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसे कहते हैं। देखो, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब होता है सब जो हम लोग खाते हैं ना, सब्जी रोटी हो गया, कागज हो गया, जो सब्जी रोटी हो गया, फल हो गया, फल फ्रूट हो गए, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये हमारे एनवायरनमेंट पे कैसा असर डालते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फॉल स्मेल एंड सम हार्मफुल गैसेज आर रिलीज्ड विच मेक प्रॉब्लम फॉर द नियर बाय लिविंग पीपल। आपके घर में एक्स्ट्रा सब्जी बची थी, आपने वो सब्जी उठा करके डाल दी बाहर वाले प्लॉट में। आपके घर में एक्स्ट्रा सब्जी बची थी, वो आपने डाल दी बगल वाले प्लॉट में। जो सब्जी थी वो कहलाएगी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब देखो होगा क्या, अब आप बोलोगे सर कि डिकम्पोजर है वो उसे खा के खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, डिकम्पोजर जो है वो सब्जी को धीरे धीरे खा के खत्म कर देंगे और एनवायरनमेंट को क्लीन कर देंगे। लेकिन यार डिकम्पोजर ऐसे थोड़ा ना करेंगे कि आपने सब्जी अभी डाली है और 2 दिन में सब्जी खत्म कर दे खा करके। आप कभी देख लेना, आप अपने बगल वाले प्लॉट में सब्जी एक्स्ट्रा फेंक दो 2-3 कटोरी, देखो आप कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे उसे सूखने में, शायद ज़्यादा ही लग जाए। वो सूख नहीं रही है, उसे कीड़े खा रहे हैं, डिकम्पोजर खा रहे हैं, तो उन्हें समय लगता है। डिकम्पोजर कम से कम 10 दिन तो दे दो यार कम से कम। तुमने आज सब्जी डाली है, तुम ये उम्मीद करो कि कल तक सब्जी खा के डिकम्पोजर खत्म कर दे। क्या तुम्हारे घर की सब्जी डली है क्या बगल वाले प्लॉट में, और घर वालों ने सब्जी डाली नहीं है किसी ने बगल वाले प्लॉट में? भाई टाइम लगता है डिकम्पोजर को खत्म करने में सब्जियों को, ठीक है। तब तक वो क्या होता है, तब तक वो सब्जी सड़ती है, उसमें बदबू आती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं एनवायरनमेंट में बदबू फैला सकते हैं, ये बात तो तय है। दूसरा, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इट प्रोवाइड अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो। अब जब तक डिकम्पोजर उसे खा के खत्म नहीं कर रहे हैं, तब तक क्या हो रहा है, उस सब्जी में जो आपने फेंकी प्लॉट में, उसमें मच्छर बैठ रहे हैं, मॉस्किटो, इंसेक्ट बैठ रहे हैं, और फिर वही मॉस्किटो आपके घर में आके आ जाते हैं और आपको हैजा, दस्त ऐसी बीमारी दे जाते हैं, ठीक है। तो ये थे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये सब्जी मैंने एग्जांपल लिया। अब यहाँ पर है, गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। वो 2 तरीके बताओ जिनसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पे असर डाल सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, सब्जी? नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है आपका प्लास्टिक। तो पहला पढ़ते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डू नॉट डिकम्पोज। और भैंस की टंग, आपको मैंने बताया था कि प्लास्टिक जो होती है वो कभी सड़ती ही नहीं है, डिकम्पोजर उसे खा के ख़त्म ही नहीं कर सकते। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो कभी डिकम्पोज ही नहीं हो सकते, कभी डिकम्पोज नहीं होते ईजिली, और वो ज़मीन और पानी दोनों को पॉल्यूट करते हैं, दोनों को ख़राब करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, केमिकल्स लाइक BHC एंड DDT, ये दोनों भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही हैं, ठीक है। ये हमें कैंसर कर देते हैं। तो शायद आप चाहें तो दूसरा पॉइंट छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला है ना, गिव एनी 2 वेज, 2 तरीके बताओ। तो आप 3 पॉइंट है आपके, 2 याद कर लो, तो आप पहला वाला याद कर लो और तीसरा वाला याद कर लो जो बोल रहा हूँ मैं। हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल में कॉज स्किन एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, की जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इससे हमें स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और हमारे जो रेस्पिरेटरी है ना, मतलब जो सांस लेते हैं अपन लोग फेफड़े, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट याद कर लो, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डू नॉट डिकम्पोज, ये वाला, और तीसरा वाला हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, बीच वाला गया तेल लेने, ठीक है भाई। चलिए फिर ओके, ये छोड़ दो, शायद 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अब भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब को मैंने बताया था, जैसे हमारी सब्जी होती है घर की, मतलब जो चीज़ ना, सब्जी हो गई, मरा हुआ कुत्ता हो गया, या कोई पेड़ पौधा हो गया, जो चीज़ डिकम्पोजर खा करके ख़त्म कर देते हैं प्रॉपरली, मतलब कि कुछ दिन में, जिससे सूपड़ा साफ़ हो जाता है, इन्वायरमेंट एकदम क्लीन रहता है, थोड़े दिन तक बदबू रहती है, फिर वो चली जाती है, डिकम्पोजर से खा के ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को, उसे बोलते हैं अपन लोग बायोडिग्रेडेबल। अब क्वेश्चन है कि इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल, कि मान लो जितना भी वेस्ट चीज़ है अगर वो सब बायोडिग्रेडेबल है, मतलब प्लास्टिक दुनिया से गायब हो जाए हमेशा के लिए, दुनिया में प्लास्टिक ही ना हो, मतलब सब कुछ बायोडिग्रेडेबल हो। मतलब हम लोग शॉपिंग करने जाए तो हम कागज़ लेके जा रहे हैं, क्योंकि कागज़ का जो थैला होता है ना, कागज़ जो उड़ता है, कागज़ को डिकम्पोजर खा के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को नहीं कर सकते। सब्जी खा के ख़त्म कर सकते हैं डिकम्पोजर, एनिमल कोई जानवर मर गया उसकी बॉडी खा के ख़त्म कर सकते हैं, ये सब चीज़ होती है बायोडिग्रेडेबल। तो अगर सारे के सारे जो वेस्ट, मतलब अगर सारी चीज़ें जो है वो बायोडिग्रेडेबल हो जाए, तो क्या उससे एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एनवायरनमेंट पे तो भैया फ़ायदा हो जाएगा एनवायरनमेंट का, तो अगर सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हो गई तो कभी कुछ सड़ेगा ही नहीं ज़िंदगी में। यहाँ तो पॉलीथीन डली रहती है ज़मीनों पर, इतनी सड़ती हैं, कोई चीज़ सड़ेगी तो ज़्यादा 5-6 दिन के लिए सड़ा करेगी, तब तक डिकम्पोजर से खा के ख़त्म कर दिया करेंगे।
देखो सुनो मेरी बात, इसके आंसर के दो पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी अगर सभी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगी तो उसका कुछ नेगेटिव भी असर पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, कुछ पॉजिटिव भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, है ना, ये दो नेगेटिव असर है। तो हम कोई एक असर पढ़ेंगे नेगेटिव वाला, ठीक है। वो क्या है? ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फॉल स्मेल एंड सम हार्मफुल गैसेज आर रिलीज्ड। आपको मैंने जब बताया था पीछे वाले पॉइंट की तरह सेम सेम है कि जब डिकम्पोजिशन करते हैं, और सॉरी जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे मान लो आपकी सब्जी है घर की, आपने बगल वाले प्लॉट में डाल दी है, तो उसको जो डिकम्पोजर है खा के खत्म कर देंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो सब्जी सड़ेगी, उससे बदबू आएगी। तो ये पहला पॉइंट है इसका नेगेटिव इफेक्ट का, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फॉल स्मेल एंड सम हार्मफुल गैसेज आर रिलीज्ड विच मेक प्रॉब्लम फॉर द नियर बाय लिविंग पर्सन, ठीक है। एक इंपैक्ट याद कर लो, बहुत है, पेपर में एक ही इंपैक्ट पूछेगा वो मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट अगर देखना देख लो कि ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इट प्रोवाइड अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो। भाई जब तक वो सब्जी खत्म नहीं होगी, डिकम्पोजर खा के खत्म नहीं करेंगे, तब तक वो मच्छर बैठेंगे, फिर वो मच्छर आके आपको आके हैजा, कोलेरा, डायरिया करेंगे आपके घर में। कोई एक पॉइंट याद कर लेना, या दोनों अगर याद करना है तो दोनों कर लेना, अगर बहुत आसान है। नेगेटिव इम्पैक्ट थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखे पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट विल कंसिडरेबली रिड्यूस द पॉल्यूशन, कि अगर सब चीज़ आप कर दोगे बायोडिग्रेडेबल, यानी प्लास्टिक का नामो निशान दुनिया से मिटा दोगे, तो इससे रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस माने कम करना, पॉल्यूशन को कम कर देगा ये। क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मतलब जो प्लास्टिक होती है, उससे पॉल्यूशन बहुत होता है सर, इसको ही खत्म कर देगा। दूसरा, वी कैन ईजिली डिस्पोज का मतलब होता है खत्म कर देना। हम इस वेस्ट को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। अगर सब्जी सड़ गई है, फेंक दो, कागज प्लॉट में फेंक दो, वो कुछ दिनों में अपने आप ही खत्म हो जाता है डिकम्पोजर्स की हेल्प से। तो हम इसे आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं। ये दो उसके फायदे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट है। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो भैया नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट लिख के दिखाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ से तो कुछ भी नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। ओके भैया, ये क्वेश्चन है, डिस्पोजल पेपर कप, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिस्पोजल पेपर कप ओवर डिस्पोजल प्लास्टिक कप्स। आप जब चाय पीते हो आज की डेट में, आप किसी पार्टी में जाओ, शादी में, वैसे भी शादी चल रही है आजकल बहुत सारी, आप जब शादी में जाते हो तो आप देखते हो आप लोग कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी या चाय किस में पीते हो? वो गिलास कैसे होते हैं? फॉर्म के गिलास होते हैं ना, कि प्लास्टिक गिलास होते हैं। अगर वो गिलास में जिसमें आप कॉफ़ी पी रहे हो प्लास्टिक के हैं तो वो कहलाएंगे प्लास्टिक कप, लेकिन अगर वो पेपर के बने हुए हैं फॉर्म के तो कहलाएंगे वो पेपर कप, ठीक है। अब दोनों में कौन सा अच्छा है? तो पक्की सी बात है पेपर कप ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों है? तो पढ़ते हैं। पेपर कप आर बायोडिग्रेडेबल, यानी पेपर कप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब मैंने बताया था, सब्जी, कागज, मरा हुआ जानवर, जिसे डिकम्पोजर कुछ दिन में खा के खत्म कर देते हैं, इन्वायरमेंट को एकदम साफ कर देते हैं, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो क्योंकि कप तो पेपर से बने हैं तो पेपर कप आर बायोडिग्रेडेबल। सो इवन इफ, सो माने इसलिए अगर पेपर कप आप थ्रोन अवे, अगर आप उन्हें बाहर फेंक दोगे यूज करने के बाद में, दे विल डिकम्पोज ऑटोमेटिकली, वो अपने आप ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप गायब हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बस यहीं तक याद करना है इसको। पेपर कप आर बायोडिग्रेडेबल, सो इवन इफ पेपर कप्स आर थ्रोन अवे आफ्टर यूज दे विल डिकम्पोज ऑटोमेटिकली। बस यहीं तक पढ़ना है माय डियर, ओके, आगे नहीं पढ़ना। इसकी मीनिंग यही है कि पेपर कप अगर आप फेंक दोगे तो अपने आप वो डिकम्पोज, यानी उनको जो डिकम्पोजर है खा के खत्म कर देंगे। और दूसरा पॉइंट भी जो का पढ़ लेना, पेपर कप कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय बर्निंग विदाउट कॉजिंग मच एयर पॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो कि जो डिकम्पोजर पेपर कप को खा के ख़त्म करेंगे तो उन्हें थोड़ा समय लगेगा 10-12 दिन का, तभी डिकम्पोजर पेपर कप को खा पाएंगे अगर आप उसे डिकम्पोजर के हवाले छोड़ते हो तो। अगर आपको और भी जल्दी ख़त्म करना है तो आप उन्हें जला दो, कागज़ वाले कप को आप जला दो, लेकिन उससे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि जो प्लास्टिक कप होते हैं उन्हें जलाओगे तो उनसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो कि पेपर कप से नहीं निकलेंगी। तो पेपर कप कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। डिस्पोज्ड ऑफ की जगह आप डिकम्पोज भी लिख सकते हो, या डिस्पोज्ड ऑफ लिखो ज़्यादा अच्छी बात है। बाय बर्निंग विदाउट कॉजिंग मच एयर पॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक का प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेज विच कॉजेज टू मच एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है अगर पेपर में पूछा जाए तो, ठीक है भाई। चलिए, और फिर तो हाँ, ओके 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 ओके। तो भैया डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अगर आपको अपना वेस्ट खत्म करना है, ठीक है,
समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ, अगर आपको अपना घर का वेस्ट खत्म करना है तो उसको खत्म करने के, डिस्पोज करने के कौन से तरीके हो सकते हैं? वेस्ट को डिस्पोज करने के तरीके, मेथड अगर पेपर में आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। पहला है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग का मतलब कि हम अपने घर का जितना भी गंदगी है, प्लास्टिक की पन्नी, थैली, सब्जी, वो हम किसी एक जगह पर यानी एक प्लॉट में या एक जगह पर डालते रहें। आपने देखा होगा आपकी गली में कोई ऐसा प्लॉट होगा एक दो जहाँ पे लोग अपनी गली की सारी गंदगी डालते रहते होंगे, तो वो प्लॉट एग्जाम्पल है लैंड फिलिंग का। ठीक है। दूसरा है रिसाइकलिंग। आप इसमें तो सर इसके आगे बहुत कुछ लिखा पड़ा है, सम सॉलिड वेस्ट सच एज पेपर। यार देखो इतना मैं नहीं पढ़ाना चाहता आपको, बस मैं चाहता हूँ आप समझ जाओ। मुझे बना के लिख दो कि पेपर में चल जाएगा, चाहो तो उसको पढ़ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत सम सॉलिड वॉलिड जो भी लिखा पड़ा है। तो पहला तो लैंड फिलिंग हो गया। या पढ़ क्या रहे हो? पहली बात आप पढ़ रहे हो वेस्ट को डिस्पोजल करने के मेथड, व्हाट आर द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो लैंड फिलिंग आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है रिसाइकलिंग, कि उसको रिसाइकिल कर दो। मतलब कि आपने देखा होगा कि आपके घर की जो प्लास्टिक होती है ना, जब कबाड़ी वाला आता है तो मम्मी उसे दे देती है। आपने कभी सोचा कि कबाड़ी वाले को क्या फ़ायदा होता होगा उस प्लास्टिक को लेकर के? वो आपको क्यों पैसे दे रहा है उस प्लास्टिक के बदले? दरअसल वो कबाड़ी वाला उस प्लास्टिक को किसी बड़े कबाड़ी वाले को बेचता है। बड़ा कबाड़ी वाला उस कबाड़ी वाले उससे कबाड़ा लेकर के और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचता है जो प्लास्टिक बनाती हैं, जो बोतल बनाती हैं। फिर बोतल बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं वो उस प्लास्टिक को लेकर के पिघलाती हैं, फिर उससे नई बोतल बना के तैयार करती हैं, फिर वो बोतल वापस आपको बेची जाती है। इसको बोलते हैं रिसाइकिल। बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट का मतलब क्या है कि एक गड्ढा खोदो जमीन के अंदर, उस गड्ढे के अंदर अपने गाय का गोबर डालते रहो। गाय का गोबर होता है ना, उसे गाय का गोबर अगर बाहर डला रहेगा तो बदबू मारेगा, उसमें डालते रहो गड्ढे में। अगर कोई आपके घर में सब्जी बनी है वो सड़ गई है या सब्जी एक्स्ट्रा बन गई है, वो सब्जी को उठा के उसमें डाल दो गड्ढे में आप, और उस गड्ढे को ऊपर से कर दो आप एकदम पैक, बंद कर दो। 2 महीने बाद जब गड्ढे को देखोगे खोल करके तो देखोगे आप गड्ढे बदबू तो बहुत आ रही होगी, मैं मानता हूँ गड्ढे बदबू बहुत आ रही होगी, लेकिन जो चीज़ है ना वो सारी पूरी सड़ चुकी होगी। आप उस चीज़ को उठाओ, वो सूख जाएगी और उसे आप खेत में डाल दो, ये आपकी बन जाएगी खाद। ये आपकी बन जाएगी खाद जो कि पेड़ पौधों के लिए काम आएगी। अगला है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो गंदगी आपके घर की थी, प्लास्टिक थी या सब्जी बच गई थी या फिर जो गोबर था, कुछ भी था, मतलब प्लास्टिक जो आप डालते थे ना प्लॉट के अंदर, आप डालते तो आपने कुरकुरे पैकेट खाया, आप प्लॉट में डाल दिया, लैंड फिलिंग कर दी। उससे अच्छा है गड्ढा खोदो छोटा सा, उसमें सारा का सारा आपने जो है प्लास्टिक जो भी थी या घर पे सब्जी वब्जी बची तो डाल दी, और डिब्बा आपने वो गड्ढा आपने फिर से बंद कर दिया। छोटा सा गड्ढा खोदना, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बस गड्ढा बंद कर दो, उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। लेकिन ये करना थोड़ा सा अजीब रहता है, मतलब करता ही कौन है यार कंपोस्टिंग, ये बताओ। अजीब नहीं लगेगा कि आप लोग फावड़ा लेके एक दिन जा रहे हो और जेब में आपके कुरकुरे का पैकेट है, आपने कुरकुरे खाया, फावड़ा लेके गए, आपने गड्ढा खोदा, उसमें कुरकुरे का पैकेट गाड़ा और वापस चले आए। कोई देख के डर जाएगा, क्या तो कोई जादू टूना कर रहा है लड़का लड़की, तो ये लड़का लड़की तो कोई जादू टूना कर रहे हैं भाई, ये तो कुरकुरे का पैकेट ले जाके गड्ढे में गाड़ रहे हैं। कंपोस्टिंग, समझ रहे हो? या फिर ये तो जो है, मतलब मैं आपको बताता हूँ कंपोस्टिंग और बायो प्लांट लगभग सेम ही होते हैं, बायोगैस, ज़्यादा अंतर नहीं होता दोनों में। ठीक है, तब भी आप पढ़ लेना। रीयूज का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना। ठीक है, रीयूज का मतलब क्या होता है? दोबारा इस्तेमाल करना, कि आप उसका दोबारा इस्तेमाल कर लो। समझ रहे हो? कि मतलब आपके घर में अगर की बोतल है, उसे फेंको मत, उस बोतल में कुछ भर के रख दो, काम आएगी आपके घर में। तो ये रीयूज होता है। तो इसकी जो आगे लिखा पड़ा है, इट इज़ कंटिन्यूसली टेक्निक टू यूज लाइक आइटम, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने मन से बना के लिख देना या फिर याद कर लो इसको भाई। ठीक है। और भैया अब इस चैप्टर में कुछ आएगा क्या? तो मेरा मानना यह है कि भैया आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म, इसमें से कुछ आएगा नहीं। ठीक है, बाय बाय बोलते हैं। उम्मीद है कि जो मैंने वीडियो में बताया उसको पढ़ना। वीडियो बहुत लंबी थी, उसके लिए सॉरी, रिवाइज करते रहना, और पेपर में इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।